हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। तो आज यार पेपर का डिस्कशन ही नहीं है, कंप्लीट एनालिसिस आपको करके देने वाला हूं कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको एनालिसिस करूंगा कि इंडिया का कोई भी बच्चा राइट कितने मैक्सिमम क्वेश्चन एटलीस्ट कर सकता था और कितने क्वेश्चन बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते थे, और यू कैन फिजिक्स की बुक से कितने सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए विद प्रूफ। तभी मेरे को इतना समय लगा क्योंकि मैं इसमें लगा हुआ हूं कंप्लीट आपके एनालिसिस करने के लिए, पूरे बुक के साथ उसके पेज नंबर से लेके क्वेश्चंस और फॉर्मूले कैटेगरी से लेके ईच एंड एवरीथिंग गाइस, ठीक है। तो ये एनालिसिस, ये पेपर डिस्कशन तो आपने देख भी लिया होगा। ये एनालिसिस आपको कंप्लीट एक क्लैरिफिकेशन आपको देने वाली है बच्चों, और आपका माइंडसेट जो था ड्यूरिंग द एग्जाम, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और जब वो क्वेश्चन सॉल्व करके हम घर आ जाते हैं तो टोटली डिफरेंट माइंड सेट हो जाता है राइट। जो क्वेश्चन वहां पे हमारे से गलत हुए वो घर आके तुरंत करेक्ट होने लगते हैं हमारे से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेता हूं ज्यादा बातें ना करते हुए, ठीक है। तो मैं सब कुछ बताऊंगा बच्चों आपसे, यूसीपी यानी यू कैन फिजिक्स की बुक से कितने क्वेश्चन आए और कितने क्वेश्चन महा इजी थे यार, है ना। मतलब जिनको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, ये बताना आपको बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है राइट, है ना। चलो भाई बाद में बातें करेंगे बाकी कितना अच्छा गया पेपर, कितना नहीं गया, क्यों खराब हुआ एंड ऑल, वो सब बातें बाद में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूंगा बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई एक आपको व्हील दे रखा है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं राइट। इस तरीके से एक व्हील दे रखा है आपको बच्चों, और बहुत ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इसमें मतलब जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई आपने कर रखी है, बहुत बेसिक पढ़ाई आपने कर रखी होगी, प्रैक्टिस कर रखी होगी, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। उसने बोला दो पॉइंट थे, दैट इज हियर इज द पॉइंट पी एंड हियर इज द पॉइंट क्यू, और ये किसी वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, ठीक है। एंड क्लियरली एक व्हील है लाइक, और उसने बोला कि भाई इस केस में यहां पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में रोलिंग वाला केस है। सबसे पहले तो यही याद रखो बच्चों कि ये रोलिंग वाला केस है, ठीक है। और अगर मैं मान लूं ये प्योर रोलिंग है तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, और ये जो टॉप पे पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इस सेंटर वाली वेलोसिटी से जिससे व्हील जा रहा है उससे डबल होती है बच्चों, डबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अगर ये प्योर रोलिंग नहीं है तो इसकी वेलोसिटी इससे और इस दोनों पॉइंट से मैक्सिमम होगी, मतलब पॉइंट पी की वेलोसिटी हमेशा पॉइंट क्यू से ज्यादा होगी, मतलब पॉइंट पी फास्टर मूव करेगा कंपैरेटिवली टू क्यू। ये तो उसका क्वेश्चन है, वो तो आप ऐसे ही कर लेते हैं ये बेसिक से कंसेप्ट का यूज करके। मतलब ये पहला क्वेश्चन अच्छा था जिसको आपने जस्ट रीड करना था, कोई पेन नहीं चलाना था और रीड करना था, कॉन्सेप्ट यूज करना था और टिक करके आना था, सिंपल राइट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूं, दैट्स व्हाई मेरे को ये करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बच्चों, अब क्वेश्चन आप देखते जाना, क्वेश्चन सारे आपके पास है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा, और ईच क्वेश्चन यहां पे आपको मिल जाएगा। उस पे ये भी लिखा रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन बुक के, यू कैन फिजिक्स की बुक के किस पेज पे है, सिमिलर टाइप का। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, उसको प्रैक्टिस करके जाते तो 100% आपको एक इंसाइट मिलता है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होना है राइट, अमेजिंगली। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे मैचिंग प्रॉब्लम है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो एक दो डेटा आप सॉल्व कर लो गाइस, और उसके बिहाफ पे आप टिक करके आ सकते थे, इसमें तो पहले पे ही हो जाएगा। उसने बोला जो ए की वैल्यूज दे रखी है, n2 दे रखी है 3 और n1 आपको 2 दे रखा है, और उसने बोला है जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उनकी वेवलेंथ आपने बतानी थी बच्चों इस केस में राइट। और आप सबको पता है फॉर्मूला, आप सबको पता है हाइड्रोजन लाइक है तो R1/n, ठीक है, ये फाइनल और -1/n इनिशियल, यानी 3 से जंप करके 2 में जाएगा, तो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल गाइस। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा अगर आपको चाहिए तो लैम्डा इसका रिवर्स करो आप, लैम्डा आपके पास आ जाएगा 1/r, दैट इज 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। इससे आप निकाल सकते हो बच्चों यहाँ पे 1/r, या तो आप r की वैल्यू यहाँ पे याद रखो या फिर 1/r की वैल्यू आप याद रखो। 1/r ये हमें याद रखना पड़ता है, वैल्यूज ये आपको पता होनी चाहिए, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आर की वैल्यू याद रख सकते हो वो भी आपको पता था 1.097 इंटू 10⁻⁷ जो 7 होता है, वो भी आपको पता था। इसको रिवर्स करके यही आएगा, तो 912 ये एंगस्ट्रॉम में, और डिवाइड में ये दैट इज 1/n फाइनल का स्क्वायर, और फाइनल क्या है भाई आपके पास 2 में आएगा, तो 2 का स्क्वायर 1/-1/3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 600 प्लस ही आएगा। तो उसमें एकमात्र ऑप्शन है जो ए
थर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है 656.3 के साथ, बाकी ए थर्ड का रिलेशन किसी के साथ नहीं था, यानी पहले रिलेशन को यहां से सॉल्व करके आप टिक करके आ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको बच्चों मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब आपने नेक्स्ट डेटा को सॉल्व भी नहीं करना था, क्योंकि इसमें चारों के चारों ऑप्शन में केवल ए थर्ड के साथ ए जो रिलेट कर रहा है, मैच कर रहा है, वो एक ही ऑप्शन है। ग्रेट ना, आगे सॉल्व भी नहीं करना था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने बोला ना मैं आपको पेज नंबर भी दिखाऊंगा यहाँ पे, जिस पे क्वेश्चन पे जो उस बुक से आए हैं सिमिलर टाइप के, उसी बुक में थे, वो सेलेक्टेड थे, राइट, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और मैं ये भी बताऊंगा इसी में कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल पेन नहीं चलेगा आपका, बस लिटिल बिट पढ़ना था, दिमाग लगाना था, अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना था, टिक करके आना था भाई लोग, राइट। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डिस्कस किया, लिटिल बिट कैलकुलेशन थी, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं ध्यान से देखूं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस ABCDA, तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस आपने पढ़ना था, ध्यान से समझना था और टिक करके आना था। साइक्लिक प्रोसेस आपको दे रखा है, दैट इज दिस वन, और यहां पे जो प्रोसेस है बच्चों वो ABCD, और अगर आप ध्यान से देखेंगे डेटा कुछ भी गिवन हो, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पाथ BC, और पाथ BC ये था, और ये BC पाथ जो है ये वॉल्यूम के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका वर्क डन तो 0 होना था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, जस्ट पढ़ लेना था ध्यान से और टिक करके ऑप्शन 0 को टिक करके आ जाना था। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा हो गया, पहला और तीसरा, जिसमें कोई पेन चलाने की जरूरत आपको नहीं थी बच्चों, राइट। इवन इन क्वेश्चन नंबर 4 में भी पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन करके आप उसको आंसर कर सकते थे, इतना ज्यादा बेसिक 10th स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, उतना ही बेसिक क्वेश्चन था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, टर्मिनल वोल्टेज एक्रोस द बैटरी पूछा गया था, और यार जब एक बैटरी आपको लगा रखी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये दे रखा है, और उसके साथ अगर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप बना दोगे, एक चीज तो क्लियर ही है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था आपने, दैट इज, मैं लिख देता हूं, दैट इज 1 एंड दैट इज 4 गाइस, ठीक है। तो उसने बोला भाई ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस बैटरी के अक्रॉस है ना, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताओ। तो बच्चों हम निकाल देंगे IR से, ये तो आप मन में कैलकुलेशन कर सकते थे, और अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना वही इसके अक्रॉस होएगा, ठीक है। तो दैट इज I इंटू आर, आर कितना है 4, तो I तो आप निकाल सकते थे, क्योंकि ये सिंगल बैटरी इन दोनों को करंट सप्लाई कर रही है, तो 4 + 1 दैट इज 5, और हमें बताया इससे जो करंट निकलेगी दैट इज V/R, यानी 10/5 दैट इज 2 एम्पियर। तो 2 यहां पुट करना था, मन में कैलकुलेशन करके 8 वोल्ट आपने निकालना था, मैं आपको सॉल्व करके जस्ट बता रहा हूं। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे देखना था कि भाई एक ही बैटरी है, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, 5 तो 2 एम्पियर करंट बनी, और जो 4 में जाएगी वो भी सेम होगी, जो 1 में जाएगी वो भी सेम होगी, तो 8 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस दिस पर्टिकुलर बैटरी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल पेन नहीं चलाना था, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 था ना, उसका पेज नंबर आपने देख दिया होगा, 40 पेज पे यूकेन फिजिक्स की बुक में, उस टाइप की कैटेगरी, उस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है, और हमने बताया था कि वो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है बॉस। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 इज वन ऑफ द क्वेश्चन की जो आपको उस बुक में डिक्टो फॉर्मूला बेस्ड मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बच्चों डेटा जरूर चेंज होता है, क्योंकि फिजिक्स है ये, और मेडिकल में फिजिक्स की जब आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो सिमिलर क्वेश्चन की आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ना कि डिक्टो। डिक्टो तब आता है जब पेपर टफ आता है या पेपर PYQ समथिंग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो डिक्टो रिपोर्ट हो सकते हैं, अदरवाइज सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस के जो उसमें क्वेश्चन दे रखे थे बुक के अंदर, वो इसलिए दे रखे थे कि आपको हैबिचुअल आप हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकता हूं बॉस, ठीक है। इसमें कोई पेन नहीं चलाना था। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो प्राइमरी नंबर जो आपकी वाइंडिंग बनेगी, उसमें प्राइमरी में जो बनेगा नंबर ऑफ टर्न्स, और सेकेंडरी का रेशियो दे रखा था बच्चों आपको, दैट इज 1/2, और आपसे पूछा गया था सेकेंडरी वर्सेस प्राइमरी का वोल्टेज का रेशियो। तो हमें पता है कि जो टर्न्स का रेशियो है वो आपको ये याद था, डेटा आपके दिमाग में होता है, आप इसको ऐसे टिक करके आते, वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसने VP ओवर VS नहीं पूछा है, VS ओवर VP पूछा है, तो इसका रिवर्स कर दो तो 2:1 ही आना था, मतलब कोई पेन चलाने की बच्चों जरूरत नहीं थी। और ये पेज नंबर 319 बुक में हमारे आपको मिल जाएगा, यूकेन फिजिक्स की, मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पे डिपेंडेंट, उसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं था यार, बस फॉर्मूला अप्लाई, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 की कैटेगरी का क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में ऑलरेडी गिवन था, और इसमें मतलब आपको कंसेप्ट भी अप्लाई करना आना चाहिए, इसमें आपको डायरेक्ट रिलेशन इस टाइप की कंडीशन में यूज करना आना चाहिए, तो आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वाज दिस 6th क्वेश्चन, राइट। तो भाई लोग, इसको आप मान सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच इसका नहीं पता कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक इस तरीके का प्रिज्म आपको दे रखा है, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है,
एक लाइट इस पे टकरा रही है एंड इसका एंगल दे रखा है दैट इज 30 डिग्री बच्चों। वैसे तो ये एंगल पता है इंसिडेंस, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अगर यहाँ पे बोला गया है कि ये लाइट इससे बाहर नहीं निकल पाती और 90 डिग्री पे ग्रेज कर जाती है, इधर जो इमरजेंस एंगल है दैट इज द 90 डिग्री, अगर ऐसी कंडीशन होती है और आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए इसका, तो बच्चों यहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फॉर्मूला डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक डिपेंडेंट क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। साइन ऑफ दैट इज द इंसिडेंस एंगल 30 प्लस 1 और अंडर रूट में ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों आप इसको बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 दैट इज 5/4 यानी अंडर रूट 5 पे रहेगा, बाहर 2 आएगा, खत्म। दूसरा तरीका अगर कंसेप्ट वाइज आप जाओगे तो यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फिर कंडीशनली आप इसका एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है उसके थ्रू आप जाएंगे। ये एंगल आप R1 मानते थे, ये R2 मानते थे, तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बाहर से जाऊँ, एयर है तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ 1 × साइन ऑफ 30 लिखना था आपने, अंदर जाओगे म्यू साइन ऑफ R1, ये आपको नहीं पता है बच्चों, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आप फिर से यहाँ पे अप्लाई करोगे, या फिर आपको पता है A = R1 + R2 होता है, ये भी रिलेशन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो इसकी हेल्प से आप निकालते तो एक लॉन्ग सा प्रोसेस बनता है। डायरेक्ट इस मेथड का यूज करो, आपका क्वेश्चन ही खत्म है ना। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बेस्ड मेथड एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं, तो उसको जस्ट पढ़ना था। इसी टाइप का क्वेश्चन 2023 में भी आया था आई थिंक, तो आप कर सकते थे, बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बेसिकली, तो उसमें कुछ नहीं करना था आपने, क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज ऑफ सॉलिड एंगल। तो बच्चों ये तो लास्ट ईयर भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, यही आया था, बस उसने पूछा था इसमें सेम टाइप की वो क्वांटिटीज पूछ ली जिनके डायमेंशन इसके इक्वल है। तो सॉलिड एंगल आप सबको पता है, रेडियन, हम इसकी जो स्टेरेडियन रेडियन होती है वो यूनिट होती है, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती, दैट इज डायमेंशनल लेस, m0 l0 t0। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से पेयर हैं जिनके डायमेंशन इसके इक्वल होगी, तो ऑब्वियसली स्ट्रेन एंड एंगल ही होंगे, क्योंकि स्ट्रेन जो होती है वो भी डायमेंशनल लेस होती है और जो एंगल है ऑब्वियसली वो भी डायमेंशनल लेस है, खत्म कहानी। इसमें कुछ नहीं करना था आपने, जस्ट पढ़ना था और सॉल्व करना था। और इसमें ढूंढा मत करो कि इसमें शॉर्ट ट्रिक या फिर ऐसे, सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक नहीं होते, बहुत शॉर्ट ट्रिक तब होते हैं जब पेपर टफ आता है और उसमें सॉल्यूशन करने में तकलीफ हो रही होती है, तो आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। इसलिए मैंने बोला था बुक बहुत औसम है यार बच्चों। अब धीरे धीरे इंडिया में हर इंसान को, हर बच्चे को पता ही चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, लेकिन एंड मोमेंट और उसकी प्रैक्टिस, उस बुक की प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी हमने दिए हैं सेलेक्ट करके। दिस इज द पावर, राइट। तो देखो आपको खुद ही पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो लेट्स सी क्या था, और मैं डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है अगर ये आपके पास, जिसकी रेडियस दे रखी है आपको r, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, जेंटली प्लेस्ड ओवर द वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस पे इसको रख दिया जाता है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर का बच्चों सरफेस टेंशन दे रखा है 0.07 न्यूटन पर मीटर, एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द, आपको पता है जब उस डिस्क को आप पानी से ऊपर को खींचेंगे तो उसकी जो लेंथ होगी सर्कमफेरेंस, उस पे फोर्स एक्ट करेगा, और सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स आ जाएगा सरफेस टेंशन। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी नहीं करना है कि भाई आप कहीं पढ़ोगे कुछ करोगे, बेसिक फंडामेंटल भी पता होंगे तब भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो फोर्स आपका सरफेस टेंशन 0.07 और लेंथ लेनी थी 2πr, बस ये ध्यान रखना, सर्कमफेरेंस। रेडियस दे रखी है, मल्टीप्लाई करना था, आंसर आ जाएगा व्हाटएवर आंसर की तो आपको मिल ही जाएगी, इसमें आप डाउनलोड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस, ठीक है। तो यार देखो मजा आएगा आपको, मतलब सारे क्लियर हो जाएंगे फंडे की, यार वाओ, मतलब ये था, ऐसे करना था। बच्चों मैं हमेशा से ये बोल रहा था कि जब आप एग्जाम सेंटर पे बैठे होते हैं तो एग्जाम का प्रेशर होता है, जो इजी क्वेश्चन है वो भी गलत होते हैं, तो इसलिए आपको मैंने बोला था कि आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि बस केमिस्ट्री में लगे तो केमिस्ट्री में पूरा टाइम दिया, बायो में लगे तो बायोलॉजी में पूरा टाइम दिया। फिजिक्स को आपने अगर एंजॉय करना है तो उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, और उस डर को आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा कि भाई डिफिकल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं भाई। अपनी पढ़ाई पे आपको बिलीव रखना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस पे आपको विश्वास रखना पड़ता है ना, ट्रस्ट अपने ऊपर आपको होना चाहिए। तो आपके सामने है देखो सारा सिनेरियो, ठीक है। मैं जस्ट सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बता भी रहा हूं कि ये है, इस तरीके से हो सकता था। दिस इज नॉट लाइक अ सिंपल डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, राइट। तो ये आपको पता, मेरा मेन मोटो ये है कि बच्चों के अंदर से वो डर निकले पहले फिजिक्स का, राइट। क्वेश्चन सॉल्यूशन तो कहीं से भी देख के कर ही लेंगे यार, यूट्यूब पे पूरी सीरीज तो चली है, राइट। तो यहाँ पे एनालिसिस भी मैं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यूकन फिजिक्स की बुक भी हमने मार्केट में लॉन्च करी थी, काफी बच्चों ने ली भी थी, उनको पता होना चाहिए रियलिटी यार, उनको पता होनी चाहिए इस चीज की रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 अगर असर्शन रीजन देखे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट
डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि 2022 में भी ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन फॉर्मूले पे आ चुका था, आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। उसने बोला पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, जब भी एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल पूछे तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि के पी ओवर आर स्क्वायर यही बनेगा। अगर किसी एंगल पे पूछता तो पी कोस थीटा हो जाना था, पता है ना, तो यही बनेगा, ये तो कंफर्म है भाई, ठीक है। और उसने डिस्टेंस 2 मीटर दे रखी है, डायपोल मोमेंट भी दे रखा है, तो पुट करके देख लो कितना आ रहा है। तो के हमें पता है 9 × 10⁻⁹ होता है, और पी बच्चों आपको दे रखा था, डायपोल मोमेंट है 4 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस है 2 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो 9 × 10⁻³ होना चाहिए, ठीक है। और दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली गाइस, ठीक है। सो ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं, एंड द पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट इज दिस 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, ओके। तो ये बन रहा है आपका पोटेंशियल। अब अगर आप इसके रीजन पे जाएंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला उसने लिखा है +-2p लिखा है, 4πε0r², यानी के, मैं इसको 2pk लिख सकता हूं, तो ये तो फॉर्मूला ही गलत लिखा है ना, ये तो फॉर्मूला ही आपका गलत लिखा है। और बाकी आप समझदार हैं, आंसर कितना दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप मैच करा सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चों, तो यहाँ से आंसर आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं, और वेरी क्लियरली ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, क्योंकि आर उसका एक रीजन भी नहीं माना जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही गलत है, राइट। तो चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था। अच्छा डायरेक्ट देखो फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 0.049 टेस्ला, मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड, यानी 20 ऑसिलेशंस करने में उसको 5 सेकेंड लगते हैं। तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द पीरियोडिक टाइम, राइट। तो दैट इज एक में अगर निकालना, 5 में इतने लग रहे तो एक में कितना लगेगा, दैट इज 5/20, यानी 1/4 सेकेंड, ऑब्वियसली, ठीक है। दिस इज योर टाइम पीरियड बॉस फॉर वन सिंगल ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नेडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 9 पॉइंट, इसको आप थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है तो फॉर्मूला बेस्ड बट कैलकुलेशन होगी। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज दिस, यानी उसका मैग्नेटिक मूवमेंट m जो होता है वो x × 10⁻⁵ दे रखा है, तो x बतानी है आपको यहाँ पे कितनी होगी गाइस। तो भाई ये फॉर्मूला हमेशा आपको पढ़ा होगा आपने बार बार, I/mb होता था, ठीक है, mb cos थीटा, तो 0 मान के चलेंगे, तो दैट इज I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये निकालना है, ये गिवन है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो t² और इक्वल टू 4π, और यहाँ पे बन जाएगा दैट इज स्क्वायर एंड दैट इज I/mb, और आप यहाँ से m निकालेंगे बच्चों, तो 4π² I/, दैट इज BT², सारी वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बॉस, ठीक है। बस थोड़ा सा ये करना था आपने इसमें, और π² की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके टर्म्स में ही आंसर है, तो ये और भी आसान हो गया, तो आप अपने आप आइडिया लगा के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 जो बुक के इसका जो कंसेप्ट है ना, यूकेन फिजिक्स की बुक के पेज नंबर 387 पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, और क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से सॉल्व कर सकते थे, राइट। चलो भाई क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट, देखो भाई जो YDSC होती है उसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते थे, ये तो पता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का आप यूज करते थे, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर उसको रिप्लेस करके हम व्हाइट लाइट यूज कर ले, ठीक है, व्हाइट लाइट का अगर आप यूज कर लोगे ना बच्चों, तो क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपियर, ऐसा तो नहीं होगा, इंटरफेरेंस तो होगा 100%, ठीक है। देयर विल बी ए सेंट्रल डार्क फ्रिंज सराउंडेड बाय द लो कलर्ड फ्रिंजेस, सेंट्रल डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी बॉस, व्हाइट लाइट का आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो देयर विल बी ए सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज, ठीक है, ब्राइट व्हाइट फ्रिंज, यस, ब्राइट व्हाइट फ्रिंज यहां पे आपको एक्सपेरिमेंटली बनती हुई दिखाई देती है, और उसके आसपास की कलर्ड फ्रिंज वहां पे बन जाती है। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वल, नहीं इक्वल तो नहीं होंगी, क्योंकि आप सबको पता है बीटा इज इक्वल टू होता है, जो बीटा होता था ना फ्रिंज विड्थ, λ/d होता था बच्चों, और इसको चेंज नहीं कर रहा है, इसको चेंज नहीं कर रहा है, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा अलग अलग होगा, वेवलेंथ कलर वाइज अलग अलग होती है, तो उसकी बीटा भी अलग अलग होगी, विड्थ भी अलग अलग हो जाएगी। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विड्थ नहीं होंगी, राइट। तो देखो भाई व्हाइट लाइट का आप यूज कर रहे हो, तो जो सेंट्रल होगी ना आपकी, वो तो आपको पता ही है, सेंट्रल ब्राइट
white fringe that is surrounded by few colored fringes, right? This should be the very correct answer, right? क्वेश्चन देखो कंसेप्चुअल है यार, है ना, न्यूमेरिकल इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है, उसी का आपने यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे भी ज्यादा कंसेप्चुअल माना जाएगा और बच्चे से गलती होने के चांस भी काफी बन जाएंगे अगर उसको काफी अच्छी नॉलेज है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, एटम वगैरह से रिलेटेड सारी चीजों से, स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, तो बहुत आसानी से कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन 12 को जल्दी से स्टेटमेंट 1 देख ले जाए। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इफ दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव। ऑब्वियसली एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल है, तो नेट चार्ज तो जीरो ही होने वाला है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है बॉस। स्टेटमेंट नंबर 2, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, उसने बोला एटम्स ऑफ दैट इज ईच एलिमेंट। आप बात को समझे बच्चों, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बोल दिया उसने, आर स्टेबल। भाई कुछ अनस्टेबल भी तो होते हैं, तो आपने पढ़ रखा है यार, ये तो आपको पता है। एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, राइट। बस एक चीज इसमें गड़बड़ हो गई कि भाई वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। दैट इज रॉन्ग गाइज। आप बता सकते हैं स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज नॉट करेक्ट, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 13 क्वेश्चन, और क्या वो बहुत डिफिकल्ट है या बहुत डायरेक्ट हो जाएगा, और मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन का कंसेप्ट किस पेज पे लिखा हुआ है यू कैन फिजिक्स की बुक के, और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना पेन चलाए जस्ट कैलकुलेशन करके सॉल्व किए जा सकते हैं। ये जो पीछे वाले 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं बच्चों यहाँ पे, ये बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, तो इन पे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें सोचना भी पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बॉस। चलो भाई लोग, तो इसमें बोला है क्वेश्चन 13 में द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर, and this is not basically just discussion of the paper, this is the complete analysis of the paper, कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में टाइम कितना लग रहा है, इस क्वेश्चन में कितना फास्ट सॉल्व कर सकता है, इस क्वेश्चन को मैं क्या देखते ही पढ़ के ही सॉल्व कर सकता था। यस, ये आपको आना चाहिए गाइस, ठीक है। द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ दे रखी थी वायर की 1 मीटर गाइस, मैक्सिमम इलोंगेशन पूछ रहा है, जिसको चेंज इन लेंथ आप कहते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है गाइस, ठीक है। इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इस यंग्स मॉडुलस रेस्पेक्टिवली आपको दे रखा है, इलास्टिक लिमिट भी आपको दे दिया है और उसका यंग मॉडुलस आपको दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज दैट, तो सबसे पहले बोला है इलास्टिक लिमिट, फिर बोला है यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस को हम लिख लेते हैं, दैट इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों आप सबको पता है दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, राइट, यहां से आप निकाल सकते हैं। और ये जो स्ट्रेस है आपके पास, दिस इज योर इंपॉर्टेंट फोर्स पर यूनिट एरिया, आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन उसने बोला है इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील, राइट, उसकी जो मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेस बियरिंग जो कैपेसिटी है उसकी, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। तो बेसिकली यंग मॉडल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, स्ट्रेस को एज इट इज लिखेंगे और इसको लिखेंगे डेल्टा एल ओवर एल, ये हमें निकालना है बच्चों, ठीक है। अगर इसको हमें निकालना है, इसको ऊपर लेके जाओ, तो डेल्टा एल को आप लिखेंगे स्ट्रेस इंटू एल और ओवर वाई, ठीक है। तो स्ट्रेस यहाँ पे अगर आप नेट देखेंगे 8 × 10⁻, दैट इज 8, और डिवाइड में इंटू एल, लेंथ दे रखी है 1, और डिवाइड में यंग मॉडुलस है आपका 2 × 10⁻11, तो यह आ जाएगा 4, और 11 ऊपर जाएगा इंटू 10⁻3। चेक करें आप, 4 × 10⁻3 का मतलब दैट इज 4 mm, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जो इलास्टिक लिमिट है ना उसकी, है ना, उसको आप ध्यान से समझेंगे, दैट इज द स्ट्रेस वैल्यू, और उसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इतना इलोंगेशन तक वो इतना उसकी बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो सिंपल, ये एक्चुअली में इलास्टिसिटी का यंग मॉडुलस का डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, बस उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन पे ध्यान देना था, और वो भी इजी होती हुई आपको दिख रही है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू कैन फिजिक्स की बुक में पेज नंबर 425 पे क्वेश्चन गिवन है, और एक्चुअली इसका ग्राफ मैंने आपको दिया था, क्योंकि वो ग्राफ ऑलरेडी पूछा जा चुका था, और उसी पे इसने क्वेश्चन पूछ दिया, मस्त देखते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14, बेसिकली उसने बोला 2 स्टेटमेंट है, उनको देखते हैं भाई क्या है, कौन से करेक्ट आंसर है। फॉर ए सोलर सेल द IV कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही है गाइस। अगर आप सोलर सेल की बात करें, आप जाके बुक में भी देख सकते हैं, मैंने वहां पे बनाया था, IV कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज I, एंड दैट इज इसी 4th में ही बनता है ये बेसिकली, ठीक है, 4th रीजन में ही बनता हुआ नजर आएगा आपको ये, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं लेने का। इन ए रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन डायोड, जो आपका PN जंक्शन डायोड होता है ना, जैसे अगर मैं इसको बोल दूं, दिस इज
पी और दिस इज एन, ठीक है, ये पी एन जंक्शन डायोड है और रिवर्स बाइजिंग करूंगा, मतलब माइनस और यहाँ पे लगा दूंगा प्लस, ठीक है, माइनस दिस इज प्लस, ठीक है। सो द करंट इज माइक्रो एम्पियर। भाई जो करंट होगी ना, बेसिकली इसमें करंट होगी ही नहीं। द करंट मेजर्ड इन माइनस इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। नहीं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर से करंट यहाँ बनेगी ही नहीं भाई, वो करंट आपकी जीरो हो जाएगी, तो गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ बेसिकली यूज किए जाते हैं, उसका आप मान सकते हैं, ठीक है बॉस। तो यहाँ पे पहला करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। और अगर किसी को ये नहीं पता था कि सोलर सेल का जो ग्राफ होता है, तब वो उसको नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है, उसको नहीं पता होगा। और ये पेज नंबर 425 पे है, यू कैन फिजिक्स की, आप देख सकते हो। और उसमें पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ना था स्टेटमेंट, टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, आराम से सॉल्व कर सकते थे बॉस। कैसे, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 15 में पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों स्पीड दे रखी है आपको, आप समझो बात को, यूनिफॉर्म। भाई अगर यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है ना, आप ध्यान से समझे, पूछ क्या रहा है, इन ए सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, बहुत ही ज्यादा बेसिक नहीं हो गया एक तरीके से, कांस्टेंट वेलोसिटी तो होती नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रही है भाई, वैरिंग भी होगी, ठीक है। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वेरी कर रही है तो एक्सेलरेशन वेरी करना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वैरिंग एक्सेलरेशन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैरिंग वेलोसिटी एंड वैरिंग एक्सेलरेशन ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपका चेंज होता रहेगा बॉस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो 15 में 16 में ये विदाउट पेन, मतलब डायरेक्ट पढ़ना है स्टेटमेंट बढ़िया से और टिक करके आना है, ठीक है। और बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि नहीं। 16 में जल्दी से पढ़ लिया जाए, आप ऐसे भी कर लेंगे। इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस गाइस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन अमंग द फॉलोइंग आर। तो द एनर्जी फोटोन, पता है तुम्हें भाई एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच न्यू होती है, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, बिल्कुल सही है। मोमेंटम ऑफ फोटोन आप सबको पता है, एच न्यू बाई सी होता है, बिल्कुल सही है, राइट, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। और इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड, राइट, बिल्कुल सही है बॉस। फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज, नहीं भाई वो तो न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। मतलब ए बी सी डी सारे स्टेटमेंट करंट है, ई को छोड़िए भाई लोग, ठीक है। चलो इसमें कुछ ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद समझदार हो, आप समझ गए होंगे, आपने किया भी होगा, गारंटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो भाई लोग क्वेश्चन नंबर 17 में उसने बोला दो बॉडीज हैं हमारे पास, सेम मास है, अंडरगो कंप्लीट इन इलास्टिक वन डायमेंशनल। ये भी मैं आपको बता दूं, यूकेन फिजिक्स की बुक में फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा था कि इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, कभी भी आए, और इसको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कैलकुलेशन भी की जा सकती है। इसको जस्ट पढ़ के पेज नंबर 112 पे आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, राइट। तो सीधा सा अगर उसने बोल दिया परफेक्टली बोला है ना भाई जी, उसने बोला अगर कंप्लीटली इलास्टिक है ना, तो हमें पता है कंप्लीट इलास्टिक में वो बाद में स्टिक कर जाएगी, कॉमन वेलोसिटी के साथ जाएंगी। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का मस्ट बी इक्वल टू कंबाइंड मास, यानी m1 प्लस m2 मूव करेगा किसी कॉमन वेलोसिटी vc के साथ, क्लियरली है ना, आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। बॉडी ए मूव कर रही है v1 के साथ, बॉडी बी इनिशियली रेस्ट पे है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे मास सेम है, ये u हो जाएगा और इनका मास हो जाएगा 2m, और ये फाइनल वेलोसिटी है बच्चों आपकी। उसने बोला था वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन v2 है, तो दोनों की वेलोसिटी v2 है, ये कैंसिल हो गया। और उसने बोला इनिशियल वेलोसिटी उसकी v1 है, तो v1 बाई v2 अगर पूछा है तो 2 रेशियो आप बता सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी इजी, राइट। तो कुछ नहीं करना है बॉस, वेरी बेसिक भाई। अब देखो तुम यार ये भी सोचोगे कि भाई यार सर हमारे तो क्वेश्चन ही नहीं हुए, हमारे तो क्वेश्चन नहीं आया, फिर देखो भाई गलती है तुम्हारी, ठीक है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। वेरी बेसिक वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ये। एग्जाम में मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, मेरे से पूछ रहे थे सर, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई डिफिकल्ट आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई आप अपने जो प्रैक्टिस करके गए थे ना, उस पर ट्रस्ट आपको होना चाहिए, अपनी कैलकुलेशन पर ट्रस्ट होना चाहिए, अपने कंसेप्ट पर ट्रस्ट होना चाहिए, उनको अप्लाई करो आराम से, कूल माइंडसेट के साथ पेपर बैठना था, ठीक है। उस तरीके से सॉल्व आपके सामने है, देखो सब कुछ आपके सामने, इसमें क्या करेगा कोई भी इंसान, किसी भी एकेडमी से पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है अगर आपने किसी बुक को उठा के ढंग से प्रैक्टिस कर ली होती, बेसिक फंडामेंटल पे ध्यान दिया होता, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी कोचिंग का कोई रोल नहीं है, मैं भी एक टीचर हूँ, राइट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक बच्चा साल तरीके से कहीं से अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहा है, या अपने बेसिक फंडामेंटल लास्ट टाइम पे भी मूवमेंट रिवाइज करके जा रहा है, तब भी क्वेश्चन होंगे 100%। दूसरी सबसे बड़ी बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है बेसिकली बताता हूँ, जब
आप एग्जाम में जाते हैं तो आप फिजिक्स के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता यार, आप उसको टाइम ही नहीं देते हो यार, आप सारा टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, तो कैसे क्वेश्चन होंगे? आप अटेम्प्ट ही कम करके आ रहे हो, तो आपको तो रिग्रेट होगा ही ना भाई, क्योंकि आप अटेम्प्ट कम करके आ रहे हो। आपको घर आके फिर आइडिया लगे, तेरी इतने आसान क्वेश्चन थे यार, ये तो मैं कर लेता। कैसे भाई, जब तुमने टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं सीखा। बच्चों बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा पॉइंट, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। ये ही दो राज होते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के, है ना। होशियारी ये तो बहुत दूर की बात होती है, तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके आ जाती है, दैट इज द प्रोसेस। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलो भाई पेज नंबर 411 पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। चिल्ला चिल्ला के मैंने पूरे साल भर पढ़ाया था, कोर्स में भी, यूट्यूब पे भी, सब कुछ बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। अभी मैं सीरीज करा रखी थी PYQs की, तो 2-4 क्वेश्चन तो वहीं से रिपीट हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो अब बस उसने ग्राफ बना दिया, और मैंने बताया था आपको ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। भाई पहले तो लिख लो ना, लैम्डा क्या होता था, h/√2mk होता था ना भाई। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट के है, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो ये आएगा 1/k, ठीक है। और अगर मैं इसको k लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, यही पूछ रहा है ना, 1/λ² की बात कर रहा है, तो अगर मैं k इनवर्सली 1/λ² कर दूं, तो उसने पूरा का पूरा लिखा है 1/λ², और यहां पूरा लिखा है k। तो अगर ये पूरा लिख दिया 1/λ² पूरा का पूरा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, हमेशा ध्यान रखना, बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है बॉस, इसमें कुछ भी नहीं करना था एक तरीके से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस ये फॉर्मूला है, ये लिख रखा है मैंने, न्यूमेरिकल आ जाए तब भी आपको मिल जाएगा, ग्राफ बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टेक्निक मैंने सिखाई थी आप सबको, राइट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना था, मतलब जिस बच्चे ने 12th क्लास का ये टॉपिक जस्ट रीड किया होगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तब भी हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट था जो बुक में, हर बुक में आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि कोई कोचिंग का रोल नहीं है इसमें बेसिकली, आप बुक पढ़ के भी इसको टिक विक कर सकते थे, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। ब्रूस्टर एंगल में आपको पता था tan ऑफ IP हम लिखते थे, दैट इज म्यू, ये होता था ना ब्रूस्टर एंगल। ये भी मैंने पेज नंबर आपको मिल जाएगा बच्चों, दैट इज 387, वहां पे ये फॉर्मूला मैंने लिखा, उस पर न्यूमेरिकल दे रखे थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बट ये मतलब बेसिक जो उसकी कंडीशन थी ना वही है, जो उसका रिजल्ट था एक्चुअली, ठीक है, वही दे दिया उसने। तो उसने बोला अगर अनपोलराइज्ड लाइट है और वो ब्रूस्टर एंगल पे वो आप इंसिडेंट करा रहे हो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उसका, ठीक है, ये वाला, ये जो है ये IP है, अगर तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी कुछ लाइट और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड है, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड। तो बस वही यही कह रहा है भाई, ठीक है, कि इस एंगल पे अगर आप उसको स्ट्राइक कर रहे हो अनपोलराइज्ड लाइट को, तो भाई क्या कंडीशन निकल के आती है, रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है भाई, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, नहीं, कंप्लीट तो दोनों नहीं होती है, ठीक है, ये तो आप मान के चले। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है, बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। पहला आंसर इसका सही हो सकता था अगर आपका फोर्थ इसमें ना गिवन होता। तो बेसिकली ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है, और जो रिफ्रैक्टेड है ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है। तो आउटपुट था, ये तो थ्योरी में लिखा हुआ है भाई, यही तो उसका मेन मुद्दा था कि ऐसे कराना है उसने, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, फोर्थ इसमें अब करेक्ट बनेगा, ठीक है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। यानी रिफ्रैक्टेड जो होती है, जो रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, और रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली हो जाती है। पैन चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20, इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था भाई, इस सेम फॉर्मूले पे मैंने लिखा है, बिल्कुल पेज नंबर पे जाकर देखो भाई, 111 पेज यूकन फिजिक्स की बुक में आपको मिलेगा, और 100% उस फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन काफी हमने कर रखे हैं, ठीक है। और इसमें तो कुछ करना ही नहीं था यार, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़ना है, दिमाग में थोड़ा सा आइडिया लगाना है, 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। कैसे, लेट्स सी। चलो भाई देख लेते हैं। एट एनी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट दे रखा था पार्टिकल का, भाई बहुत इजी डिस्प्लेसमेंट था, ऐसे तो बहुत खतरनाक है नहीं। डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी लोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि ये पावर 1 है तो 2 ही बचेगा, 1 का कांस्टेंट है। वेलोसिटी जब आ गई आपके पास तो दिमाग में ही कैलकुलेशन कर रहे हो यार। उसने बोला तो वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती थी आप सबको पता है, F/v। कितनी बार ये क्वेश्चन कराया है ना, समझ गए, लास्ट ईयर भी आता है इसी फॉर्मूला डिपेंडेंट लिफ्ट वाला क्वेश्चन, याद करो 2023 में भी, ठीक है। तो P = फोर्स कितना दे रखा था, कुछ नहीं, मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज लिखने की जरूरत है नहीं इसको, ठीक है। तो दिस इज 10, हाँ 10 वॉट आ गई भाई, चलो स्टैंडर्ड SI यूनिट में। अब खुद ही इमेजिन करो आप क्या रोल है, मतलब आप खुद ही देखो, आप क्वेश्चन आपको करके आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, राइट। मैच करा लो बॉस,
देखो ना, आपको एनालिसिस बहुत जरूरी है बच्चों, राइट। केवल डिस्कशन नहीं देखना है, उसको समझना है यार कि ये आप ही के क्वेश्चन थे, आप ही के लिए थे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी वजह से आपका पेपर बेकार हुआ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि गलती कहाँ कर रहा हूं मैं, गलती कहाँ कर रही हूँ, और नेक्स्ट प्लानिंग आप कर सकते हो। वो आपको बेटर पता है आपने क्या डिसीजन लेना है बच्चों। मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ इसके थ्रू, डिस्कशन तो चलो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना गाइस, ठीक है, ये भी पेज नंबर 345 पे यूकेन फिजिक्स के आपको मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मिलेगा। और ये क्वेश्चन तो मैंने अभी जो सीरीज चलाई थी पीवाईक्यू की 12th क्लास 11th क्लास 12th का क्वेश्चन है, तो उसमें भी डिस्कस किया था, क्योंकि पीवाईक्यू में ऑलरेडी आ चुका था, बस डेटा चेंज है भाई, क्या करूं मैं इसमें, है भी बहुत ही आसान ही है, बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। टाइटली वाउंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस, एक कॉइल है और इसमें 100 नंबर ऑफ टर्न्स, यानी उसके टोटल टर्न्स 100 दे दिया, और उसकी जो रेडियस है बच्चों वो भी दे दी है, दैट इज रेडियस कितनी दे दी सर, 10 सेंटीमीटर, जिसको आप 10 इंटू 10⁻²मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। करंट भी इसमें दे दी कि भाई ये करंट कैरी कर रही है, करंट दे दी बच्चों 7 एम्पियर। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, बच्चों कॉइल के सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो आप सबको बताया म्यू नॉट आई ओवर 4πr, और टोटल एंगल बनाती थी 2π, इससे कैंसिल करोगे तो म्यू नॉट आई ओवर 2r बनेगा। एक टर्न्स के लिए टोटल टर्न है एन, कुछ नहीं करना भाई, सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर कर लो। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है यार, ये तो कोई बेसिक ही है, बिल्कुल आप कर देंगे, मेरे को पता है, ठीक है। चलो भाई, सारी वैल्यू पुट कर देना, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करना, 4π10⁻⁷ आई एन सब कुछ गिवन है, ऑल द थिंग्स आर गिवन, करना आपने ही है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। इतना आसान, इतना रद्दी कि मैं क्या बोलूं, रद्दी ही बोलूंगा मैं, ठीक है। पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और क्यों सर, मतलब कि भाई अगर रोटेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत डरावना क्वेश्चन आता था एक जमाने में यार, आप जस्ट इमेजिन। और इसको मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा, देखो अभी वो इससे खतरनाक न्यूमेरिकल क्या देगा आपको डराने के लिए, आप ध्यान से देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसमें क्या करोगे आप, कहां पढ़ोगे, किस पोजिंग में पढ़ोगे, क्यों ही पढ़ोगे, ये तो आपको खुद भी पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई इसका होता है ml²/12 मैन, आप चेक करो प्लीज। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोचिंग नहीं करनी, वो तो करनी है क्योंकि हमने तैयारी पूरी करनी है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको खुद का भी दिमाग लगाना है, खुद की प्रैक्टिस भी करनी है। कोई भी कोचिंग आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, टीचर्स आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, अप्लाई आपको खुद करने पड़ेंगे, सारी चीज पे फोकस तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। सो बच्चों आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में कि भाई आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे ना भाई, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, क्या करोगे इसमें, राइट। तो उसने बोला लेंथ ऑफ द रॉड इज, पूछ रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से दे दिया, आई की वैल्यू दे रखी है 2400 ग्राम पर, ग्राम मतलब -3 लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो -4 लिख दो, तो भाई इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मास दे रखा है 400 इंटू 10⁻³ लिख दो, लेंथ कितनी है पूछ रहा है सर, और 12, बस सॉल्व कर लो, क्या करोगे इसमें, ठीक है। कैंसिल वैंसिल ही करना है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये फॉर्मूला ये किसको याद नहीं होगा, आप ध्यान से समझो। मतलब ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यू जस्ट इमेजिन गाइस, आप तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करके गए होंगे, बहुत बड़े बड़े, लेकिन फॉर्मूले तो सारे सॉल्व करके गए थे ना, तो बेसिक है, तो मैंने लिखा था सारे लिस्ट, इवन सबने लिखा होगा, हर बुक में लिखा है, तो इसमें कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको करना ही है। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे और आराम से बल पढ़ना है, बस उसको हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 23 का जो कंसेप्ट है ना, ऑलरेडी फॉर्मूला इसका लिखा हुआ था 1D 2D के, मैंने बोला था बहुत क्वेश्चन आएंगे, इस बार भी आए हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। पेज नंबर 61 यूकेन फिजिक्स की बुक में मिलेगा फॉर्मूला डायरेक्ट, और इसमें पढ़ के ही क्वेश्चन करना था, पेन वैन चलाने की जरूरत नहीं है। देख लो, ए बॉब इज रेल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग विद इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ, इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखी है उसकी, दैट इज ω/rpm, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, इनिशियल टेंशन है T, ठीक है। स्पीड बिकम्स 2ω, अगर उसकी स्पीड को हम 2ω कर देंगे बच्चों, तो कीपिंग द सेम रेडियस द टेंशन क्या हो जाएगा, तो आपको पता है यार वो रोटेट कर रहा है, तो वहां पे जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, रस्सी में जो होगा सेंट्रीपिटल होगा, वही उसका टेंशन होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था बच्चों, mr² ओमेगा के टर्म्स में, तो ये सब कांस्टेंट है, तो जो फोर्स है वो ओमेगा के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। और ये टेंशन है, ये टेंशन क्या होगा, ओमेगा डबल कर रहे हो तो टेंशन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना भाई, समझ गया ना। ओमेगा को डबल कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो टेंशन भी 4 हो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 4T करना था आपने, कुछ भी नहीं करना था भाई लोग, सिंपल सा बेसिक लॉजिक लगाना था और आंसर ऐसे ही आपका बन जाना था। डन है ना, मिलेगा आपको बुक के अंदर फॉर्मूला, टेंशन नहीं है, क्वेश्चन भी मिलेंगे वहां पे, ये तो और भी बेसिक है ना। मेन ये नहीं है कि डिक्टो आएगा जी, डिक्टो का ड्रीम मत देखो आप, है ना, आपको डिक्टो के ड्रीम मत देखो, वो 1 2 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बट कंसेप्ट वही मिलेगा, फॉर्मूला वही मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए भी उसमें क्वेश्चन आपको गिवन है उस बुक के अंदर, ठीक है।
दिमाग तभी काम करेगा ना भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 24 जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, इसमें कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये था मटेरियल दे रखी है और उनकी ससेप्टिबिलिटी दे रखी है। तो भाई जो नॉन मैग्नेटिक है ना, नॉन मैग्नेटिक, एक तो आपको डेटा पता होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है ये 0 होती है, ससेप्टेबिलिटी जो उसकी होती है, और दूसरा डायमैग्नेटिक की जो लाई करती है 0 से -1। ये दो डेटा अगर आपको पता होंगे तो तब भी आप कर सकते हैं, है ना। तो ये दे रखी है आपकी 0 > इक्वल टू -1, ठीक है। और फेरो की तो आप खतरनाक होती है भाई, ये तो ज्यादा अट्रैक्टिव मैग्नेटाइज होगा भाई ऑब्वियसली, तो इसकी ज्यादा होती है काफी, ठीक है। दे रखा होगा दैट इज 1, बस मैच करा लो। और दो ही ऑप्शन है जिसमें ये इस तरीके से वेरी कर रहा होगा और इसमें आप मैच करा सकते हैं, दो तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये कुछ नो डाउट ये डेटा अगर आपको याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर का लास्ट ईयर भी आया था, वो भी महारद्दी था, ये भी महारद्दी है क्योंकि ये भी डायरेक्ट ही बैलेंस कंडीशन पे है, कुछ नहीं करना, जस्ट देखना है, एलिमिनेट करना है, सीरीज पैरेलल करना था, आंसर आ जाना था भाई लोग। लेट्स सी। तो भाई 25 क्वेश्चन था, मैं क्या बोलूं यार आप लोगों को, ठीक है। तो देखो भर भर के ये कंसेप्ट सबको सिखाए गए हैं, सबने सीखे हैं, सबने पढ़े हैं, हर जगह इंडिया में हर बच्चे ने कहीं से भी पढ़ाई करी है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी कि ये तो आपको आना ही चाहिए था एट एनी कॉस्ट। तो भाई ये सेम ही है, तो इसको हटाओ, है ना। ऊपर वाले दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज है, तो चूंकि सीरीज में है तो इन्वर्सली जाएगा, तो 4 हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 4, दैट इज ऑल्सो 1। ऊपर और नीचे 1 1 है, वो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, जो भी होगा आप कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बेसिक है, बुक में भी मैंने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट सॉल्व किया था, आपको क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 65 पे इसका कंसेप्ट डायरेक्ट मिल जाएगा, वैसे तो उसके बिना भी हो जाएगा बेसिक फंडामेंटल से भी हो जाएगा, ठीक है ना। देखा, मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक के कितने आए वो भी बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस कितने आए बुक से वो भी बता रहा हूँ, और जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं, उनको ना जस्ट अपना बेसिक कंसेप्ट अपने रिवीजन करके गए थे, वो कितने मैक्सिमम कर सकते हैं वो भी बता रहा हूं, और वो लास्ट में भी कंक्लूड करूंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों एनालम से था, 2 डब्बे दे रखे हैं, ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, बेसिक है। 2015 या 16 में ऐसा ही तो आया था, बिल्कुल डिक्टो। 2 और 3 है, और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इसमें कुछ भी नहीं करना था अगर आप ध्यान से देखेंगे। उसने बोला फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी, ए और बी पे कितना लगाएगा, दोनों डब्बों के बीच का फोर्स मैंने आपको कंसेप्ट ट्रिक बता रखी थी, शॉर्ट ट्रिक। इनके बीच में एक लाइन खींचो और इसके राइट में देखो एक ही डब्बा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इसका मास इंटू इसका पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन, खत्म। सिस्टम का एक्सेलरेशन आप वैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स इस पे 10 लग रहा है, दोनों का मास से डिवाइड कर दो, दैट इज 2, तो 6 न्यूटन आ जाना था। कुछ भी नहीं करना था भाई लोग, है ना। कैसे भी करो, न्यूटन लॉ अप्लाई करो या डायरेक्ट ऐसे फंडा अप्लाई करो, कुछ भी करो, आंसर तो वही आना है। तो डायरेक्ट ट्रिक भी तो पता होनी चाहिए ना भाई। क्वेश्चन नंबर 27 ना बच्चों, मैं लिटरली अभी मैंने जो +2 की सीरीज चलाई थी आपकी, जो हमने PYQs की जो सीरीज चलाई थी उसमें हम रिवीजन कर रहे थे वन शॉट, उसमें ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे PYQ था, 21 या 20 में ऐसा कुछ आया था, ठीक है। ये फिर से आ गया, तो ये तो पता ही है ना अल्फा बीटा गामा निकलने से क्या होने वाला है, राइट। चलो भाई 27 में देख भाई, मैं इसमें कराऊंगा नहीं, मैं आपको पता है ये 82 दे रखे हैं, यहाँ पे 290, उसने बोला पहले निकला अल्फा, भाई अल्फा निकलेगा इसमें 4 कम हो जाएगा, इसमें 2 कम हो जाएगा, निकालते रहो। और E पॉजिटिव निकलेगा ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव निकलने से क्या होगा, इसमें 1 कम हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव निकल रहा है, ठीक है। बीटा नेगेटिव निकल रहा है तो इंक्रीज कर दो 1, और ऊपर कुछ चेंज नहीं होता, और E नेगेटिव निकला तो फिर सब कुछ आपको पता है, ठीक है। यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गाइस, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन मैंने PYQ सीरीज में 11th वो भी करा रखा है, बुक के पेज नंबर 25 पे जाओ, मिल जाएंगे। मैंने भर भर के बोला था ये क्वेश्चन आएंगे भाई, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड हर बच्चा सॉल्व कर सकता है, बुक में मिलेगा 100%। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं 28 में क्या बोला है, वर्नियर कैलिपर्स है और N+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी N+1 VSD, और ये मैच कर रहे हैं N ऑफ मेन स्केल, डायरेक्ट मिलेगा आपको, VSD निकालना होता है, यहाँ से VSD बच्चों आ जाएगा N/N+1, ठीक है, MSD, और लीस्ट काउंट आप सबको पता है 1 MSD -1 VSD होता था, ठीक है। 1 MSD - VSD आ गया N/N+1 बच्चों, एंड दैट इज MSD के इक्वल। MSD कॉमन ले लो 1,
और यहाँ से 1 बचेगा माइनस n बाई, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप फटाफट कर सकते हैं। एलसीएम लो, ये कैंसिल 1 MSD और डिवाइड में यहाँ बचेगा n+1। आप ये भी कर सकते थे यहाँ पे कि MSD डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल जो डिविजन्स होते हैं, ठीक है। 1 MSD की वैल्यू आप चेक कर लेंगे, दैट इज दे रखी व्हाट इज दैट 0.1 mm। सो 0.1 mm दे रखी है बच्चों, ये n+1 है, लेकिन उसने सेंटीमीटर में आंसर कराया, तो ये जो होता है ये 1 mm, ये तो भाई 1/10 होता है, तो एक 1/10 पहले से है, 0 पॉइंट नीचे 10 आएगा, और जब सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 हो जाएगा, यानी n+1, ये आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर में। इतना तो आपको बेसिक पता ही है, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी थी यार, मिल जाएगा बुक में, बहुत क्वेश्चन दिए थे मैंने बुक के अंदर। चलो भाई गाइस आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही खड़े होके कर लो। पेज, इसका एग्जांपल पेज नंबर 231 पे मिल जाएगा आपको बुक के अंदर, यू कैन फिजिक्स की, राइट। एक्स की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको, दैट इज 5 sin ऑफ पाई टी प्लस, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसे भी हो जाएगा, बुक के अंदर भी देखेंगे वैसे है, बट आप ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये रहा एम्पलीट्यूड, भाई साइन के बाद ये एम्पलीट्यूड ही तो है, इसमें क्या करूं मैं, इसमें कोई बड़ी कुछ चीज है नहीं है। टाइम पीरियड क्या होगा भाई, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, जो टी का कोफिशिएंट है ये रहा, ओमेगा 2π/t होता है, तो ओमेगा दे रखा है पाई, तो दिस इज 2π/t, ये कैंसिल, तो टी आ गया 2 सेकंड, खत्म भाई, खत्म हो चुकी है कहानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को आप कंसेप्चुअली अच्छा मान सकते हो, अगर उतना कंसेप्ट आपको आता है तो हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें कंसेप्चुअली अच्छी है, मतलब कंफ्यूज अगर आप नहीं हुए तो आपसे हो जाएगा, अदरवाइज आपसे गलत होने के चांस बढ़ सकते हैं। लेट्स सी। ओके, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो सेल्फ डिजाइन होते हैं, इनके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डिक्टो हर कहीं मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हाँ इनके सिमिलर तो ऑब्वियसली मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया कि एक मैग्नेट है भाई, बार मैग्नेट है, ये एन पोल है, एस पोल है, इधर को जा रही है वेलोसिटी, और सोलेनोइड रखे हुए हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ध्यान से समझना, वायरिंग पे ध्यान देना है, इस तरीके से वायरिंग की गई है और ऐसे वायरिंग की गई है, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, और फिर ऐसे वायरिंग करने के बाद यहाँ से निकाली गई पीछे से, ठीक है, इधर से जा रही है डायरेक्ट ऐसे, सॉरी करंट तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। सोलेनोइड 1 है, और इसी तरीके से इधर भी बनाया गया है, इस पे वायरिंग जो की गई है ऊपर से यहाँ पे की गई है इस तरीके से, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, और बिल्कुल उसके बिहाइंड से निकाला गया इस तरीके से, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे बॉस, ठीक है ना। अब ये सोलेनोइड 2 है, S2 है, ठीक है। अब उसने बोला जो देखो ना, आप ध्यान से देखो, ये जो मैग्नेट है ना, ये इधर को जा रही है, इसके पास जा रही है, और नॉर्थ पोल इधर है, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा, तो इधर से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा तो वो साउथ में इधर से एंटर कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए, इस वाले के लिए ये दूर जा रही है, तो दूर जाने का ये अपोज करेगा, इसमें एक करंट बन के तैयार हो जाएगी, पढ़ा है ना लेंस लो, करंट बन के तैयार हो जाएगी, तो उसको दूर जाने का अपोज करेगा, तो ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इससे पास होने वाला फील्ड, जैसे जैसे मैग्नेट इधर जाएगी, इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ऐसी करंट बनाएगी वो, तो वो वही पूछ रहा है जो करंट के डायरेक्शन होंगे ना भाई S1 S2 में, वो क्या होगी। देखो भाई, अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं उसने, ये A और ये B, और यहाँ पे दे रखा है C और ये D। देखो भाई, अगर ये इधर को इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा था, तो इसी के डायरेक्शन में इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसी के डायरेक्शन में इसको फील्ड बनाना पड़ेगा। तो ये जो वायर है यहां से ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर ये आगे जाएगी कम होगा, तो इसी के डायरेक्शन में फील्ड कैसे बनेगा, जब करंट ऐसी होगी, राइट हैंड यूज करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे यूज होगी तो थंब आपके इधर आएगा, ठीक है। तो करंट जो होगी वो ए से स्टार्ट ऐसे करके, है ना, ये चूंकि ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे, और बी, है ना, ए से स्टार्ट होके बी की साइड में है, क्योंकि ये वायर इसके पीछे है, तो ए से बी मान के चलेंगे आप, क्योंकि हमें करंट ऐसी बनानी है जो इधर को बने, है ना, इस तरीके से दिखेगी, समझ गए। और इसमें चूंकि इसके पास आ रहा है, तो इससे फ्लक्स जो होगा इससे क्रॉस होने वाला इस इधर को, देखो ऐसे जा रहा है, इससे फ्लक्स ऐसे, तो इंक्रीज कर रहा है, तो ये कॉइल क्या चाहेगी, इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज करे, वो इंक्रीज ना करे, उसका अपोज करेगी, वो अपोज करने के लिए उसको इसके एंटी फील्ड बनाना पड़ेगा अपना अलग से। तो चूंकि यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, ये वायर ऐसे, एंटी कैसे बनाओगे, जब अंदर से लेके आओगे ऐसे, इसमें क्या था, बाहर से, देखो बाहर से मोड़ा आपने, तो बाहर से मोड़ा तो A से चल के B पे आएगा, और इसमें अंदर से तो D से चल के C पे आएगा, तो इधर फील्ड बनेगा, ओरिजिनल फील्ड इधर है, इधर बनेगा, तो D से C होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि D से निकल के C पे आएगी, देखो अंदर से जाके यहाँ आएगी, ठीक है। ये आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए, AB और DC,
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, और जैसे कि मैंने आपको बोला था 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं यार। मैं आपको ये एनालिसिस भी लास्ट में करके दे दूंगा कि किस चैप्टर से कितने आए। मैंने टॉप 12 चैप्टर डाले थे ना, वो सब बताऊंगा, डोंट वरी यार। आप सोच रहे होंगे कि सर नहीं आया, नहीं ऐसे नहीं, सब मिलेगा विद प्रूफ, विद प्रूफ। आपके साथ ऐसी बातें ही नहीं की जाएंगी, बहुत सब कुछ मिलेगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए और कितने ईजी आए और कितने डिफिकल्ट, कितने लेंथी क्या थे। डिफिकल्ट तो नहीं थे, 2-4 क्वेश्चन लेंथी थे, बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं थे, राइट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 31 में क्या था बच्चों, एक टेबल दे रखी थी ट्रूथ। तो देख लो आप, टेबल आपके सामने है गाइस, ठीक है। सो दिस इज A, B and this is Y. 0 0 that is 1, 0 1 that is 0, 1 0 that is 1, 1 1 that is 0। तो बच्चों उसने बोला कि दिस एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट, है ना, इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं, एक्सप्रेशन बताना y आउटपुट के लिए। अगर a भी 0 b भी 0, यहाँ 1 मिल जाए, तो पहले वाला दे रखा है a डॉट b प्लस a बार। अगर आप चेक करें, मान लीजिए एक बच्चा चेक कर रहा है तो क्या करेगा, a डॉट b यानी 0 0 0 हो जाएगा और 0 का बार 1 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है भाई, तो a का बार देखो इसमें 0 डॉट 0 प्लस 0 का बार हो जाएगा, ठीक है। तो यार देखो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 का बार दैट इज 1, दैट इज 1। तो ये तो चलो ठीक है भाई, ये इतना तो मैच कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाला देखते हैं 0 1, यानी अगर मैं यहाँ बच्चों लूंगा 0 1 प्लस यहाँ 1 का बार, तो 0 1 का बार 0, तो ये तो 0 आना चाहिए, ये भी सही आ रहा है भाई, ठीक है। फिर इस पे देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो दैट इज 1 0 प्लस 0, b 0 है ना, ये वाला b, ये वाला 0, तो 0 का बार ये 0 प्लस 0 का बार 1, दैट इज 1। भाई ये भी ठीक आ रहा है भाई, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भी ठीक आ रहा है। और लास्ट वाला देखेंगे 1 1, तो 1 डॉट 1 प्लस 1 का बार, तो 1 प्लस 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाता है, मतलब जो लो इनपुट आता है दैट इज 1 1 0 1 1 आना चाहिए भाई, ठीक है। ये आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। और ये 0 आ गया यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये 1 आना चाहिए था, तो ये 0 आ गया, ठीक है बॉस, हाँ समझ गए, राइट कूल। तो ये नहीं होगा, मतलब ये चेक करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। अगर ये नहीं होगा तो b, और b का बार इसमें, और लास्ट में b वाला है, केवल b, तो उसका y का एक्सप्रेशन केवल अगर b होगा, तो 0 पे 1 है, 1 पे 0 है, तो b तो नहीं हो सकता, ठीक है। b तो नहीं होगा आंसर, यानी फोर्थ आंसर जो b दे रखा है वो तो नहीं होगा। b का बार देखते हैं, अगर केवल b को पकड़े, ठीक है, y अगर केवल b के बार के इक्वल हो, तो b की वैल्यू 0 तो 1 कर देगा, b की वैल्यू 1 तो 0 कर देगा, ये भी सही है। 0 करेगा तो बार लगा दो उसका, तो 1 कर देगा, 1 लगा दो तो 0, ये बिल्कुल सही है। तो ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, b बार सही है। ये तो कंसेप्चुअली बहुत ही अमेजिंग हो गया एक तरीके से, ठीक है, हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप लॉजिकली क्या है कहानी इसके, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का बहुत। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आपके PYQ में पहले भी आ चुका है भाई, ठीक है। कोई ये जेईई मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था भाई, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना था, कैसे करना था, ठीक है। और हर क्वेश्चन का तरीका आपको पता चल रहा है कि कितना लेवल था, कैसा था, क्या करना था, कितना ट्रिकी था, कितना लेंथी और डिफिकल्ट था, सब कुछ तो पता चल रहा है आपको, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 में उसने बेसिकली क्या बोला है, इसको थोड़ा सा आप की कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ही करनी पड़ सकती है, ऐसे मानेंगे। द वायर लेंथ L, रेजिस्टेंस 100 ओम। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है बच्चों, ठीक है। डिवाइडेड 10 इक्वल पार्ट्स। भाई 10 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे ना, तो ईच का रेजिस्टेंस 10 से डिवाइड कर दो, टोटल है, हमें बता रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो इसका 10 ओम हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली टोटल कितने पार्ट किए हैं, 10, तो एक जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 100 है, एक पार्ट का उसका 1/10 ही होएगा, ऑब्वियसली 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, द फर्स्ट 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले 5 सीरीज में अगर बना दोगे तो सीरीज में क्या हो जाएगा, क्योंकि सब इक्वल है तो n टाइम हो जाएगा इनिशियल का, यानी 5 ऑफ 10 यानी 50 आ जाएगा। सीरीज में अगर करोगे तो 50 ओम आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई देखो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। वाइल द नेक्स्ट 5 पार्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में करोगे तो भाई आपको बताइए पैरेलल में इनवर्सली होता है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, और इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था, क्योंकि जब सारे रेजिस्टेंस सेम है तो भाई 5/R ही आएगा ना, यानी RP को आप R/N लिख सकते हो, N5 है यानी N5 है तो R/5 आ गया इसका, यानी 10/5, और ईच का R 10 है, तो दैट इज योर 2 आ गया। तो इनका रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो रेशियो कितना नहीं पूछ रहे, द टू कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज। फिर ये निकाल के इन दोनों को सीरीज में कर दिया है, जो सीरीज वाला है और पैरेलल वाला सीरीज में, ये 50 ये 2 तो टोटल 52 हो गया ना भाई। बस इतना दिमाग लगाना था यार, कुछ नहीं करना था यार, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना। मैंने बोला था आपको भर भर के क्वेश्चन आएंगे, इजी ही आएंगे, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट है 33, और वो भी किससे है, डायोड से, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ ऐसे क्वेश्चन पेज नंबर मैंने
424 पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ऑलरेडी डाले थे मैंने, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और आपने खुद भी प्रैक्टिस किए होंगे, पीवाईक्यू किए होंगे ना नीट के, तब भी हो जाएगा 100% यार। 33 में क्या है भाई, देखो इसमें कोई ज़्यादा, इसमें तो आप ऐसे सोच के भी कर सकते थे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा दिमाग थोड़े लगाना था भाई जी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कुछ इस तरीके से ये दे रखा था आपको, फिर इसका दोनों का आउटपुट यहाँ पे इनपुट की तरह अप्लाई किया गया था नॉर गेट पे, तो यहाँ से ए इनपुट है, बी, देखो भाई ये नैंड गेट है, दिख रहा है आपको, तो दोनों इनपुट ए होंगे, तो ए डॉट ए का बार होता है, तो ए बार निकलेगा बाहर, और ये भाई नॉर गेट है, आपको दिख रहा होगा बी प्लस बी का होल बार, तो यहाँ बी बार ही निकलेगा, तो ए बी बार, ये भी नॉर गेट है, तो ये क्या करेगा, इनका ऐड करके, है ना, पहले ऐड करेगा फिर इसका टोटल बार करेगा, और ये क्या होता है, डिमॉर्गन थ्योरम यूज कर लो, ए बार प्लस बी बार को ए डॉट बी बार लिख सकते हो, और उसके ऊपर बार, दो बार आ गए तो ए डॉट बी बनेगा, तो एंड गेट है ना भाई। ये तो बहुत बार आपने किया ऐसे क्वेश्चन यार, क्या बात कर दी, गलत तो मतलब ही नहीं बनता, अगर तुमने किया तो बच्चे की फॉल्ट है बॉस, गलत का मतलब ही नहीं बनता बॉस। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों देखो यार, कुछ नहीं कर सकता कोई, मतलब कितने क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू भी किए होंगे ना, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, कितने क्वेश्चन, कितने कंसेप्ट आपने पढ़े थे, और बच्चों को रट जाते हैं एक तरीके से कंसेप्ट, है ना, आने के साथ साथ। थिन स्पेरिकल सेल है और उस पर दे रखा है चार्ज, ऑब्वियसली आउटर बॉडी पे ही रहता है, सो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, चार्ज है इसका 1 माइक्रोकूलम, और रेडियस दे रखी 3 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर है और ये इसका सरफेस है, ठीक है जी। उसने बोला 2 पॉइंट है सी एंड पी, ये सी हो गया, सेंटर को सी बोला है और यहाँ पे पॉइंट को पी बोला है, 2 पॉइंट है भाई, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ भाई, सेल है ये, इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो इसके अंदर भी होता है, कांस्टेंट रहता है भाई, यहाँ पे लो, यहाँ कहीं भी लो, सरफेस तक अंदर सब कांस्टेंट है, यानी चेंज क्या होगा दोनों के बीच में, जीरो, कुछ नहीं करना था, बेसिक फंडामेंटल पढ़ना था, क्वेश्चन कोड आके आना था, क्या करूं, विदाउट पेन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 इसी टाइप का सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी 2024 में जेईई मेन में भी आया था, वो भी देखा था आपने, आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कैसे आते हैं, मतलब ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन मैंने बोले थे, 2 ही आए हैं, एक पीवाईक्यू आ गया, एक डायरेक्ट ऐसा आ गया कि 9th क्लास का बच्चा भी कर ले, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ही करना था, सिंपल। लेट्स सी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से देख लिया जाए, ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल आपको बोल रहा हूँ, मास ऑफ ए प्लैनेट इज 1/10 दैट ऑफ अर्थ, यानी एक प्लैनेट है उसका मास 1/10 है मास ऑफ अर्थ से, ये डेटा गिवन था, डायमीटर हाफ है दैट ऑफ अर्थ, और डाया उसका जो प्लैनेट का वो हाफ है अर्थ के डाया से, तो उसकी रेडियस आपको पता ही है ना, 2 टाइम्स होगी, तो रेडियस भी आप लिख सकते हो, हाफ है भाई, ठीक है, एक ही बात है कि नहीं, अर्थ से। तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, एक्सेलरेशन जब मास गिवन होता है ना, g/r² ही यूज करना है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, g प्लैनेट g अर्थ, ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ अर्थ, यही कर लो, रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ प्लैनेट, और इसका होल स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। तो ये है, ये 9th क्लास का फॉर्मूला, gm/r², इसी पे करना था, सारी वैल्यू पुट कर दो गाइज, कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको दिख रही है सारी चीजें। 36 तो ऑलरेडी जेईई मेंस में भी आ चुका था, ये तो बहुत बार आपने असाइनमेंट में किया होगा, कहीं भी आप पढ़ रहे थे, कोचिंग में, बुक कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, ये किया होगा, इसका आंसर भी याद होना चाहिए था आपको, 5/6 100%। मैंने इसको यूट्यूब पे भी डाल रखा था ऑलरेडी, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, ठीक है। चलो बच्चों, 36 में बोला था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास एम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इनिशियली वो अर्थ के सरफेस पे है बच्चों, राइट, ठीक है, इनिशियली, और इसको यहाँ से लॉन्च कर रहे हो आप, और इन द एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, इस तरीके से समझ लो आप, है कि नहीं। तो भाई उसने बोला कि एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r, मतलब यहाँ से 2r ऊपर, तो सेंटर से ये r होती है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 3r, ठीक है। तो इसमें तो सरफेस से लेके जा रहे हो, यहाँ पे एनर्जी होगी कुछ u1, यहाँ पे एनर्जी होगी कुछ, उनका बीच का जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वही वर्क डन होता है, बस, है ना, कर लोगे ना, फॉर्मूला तो सबको पता होता है ना भाई एनर्जी वाला। तो इसमें आंसर ही आएगा 5/6 gmm, ये तो रटा है एक तरीके से, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ही आपको, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 37 देख लेते हैं, और विदाउट पेन यू कैन सॉल्व, और ये क्वेश्चन मैंने अभी भी डिस्कस करा था भाई लोग, जो आपकी 12th क्लास के पीवाईक्यू मैंने डिस्कस किए थे, सीरीज मैंने जो 5r समथिंग की जो सीरीज चलाई थी उसमें किया था, 100%, जाके चेक करो, पेज नंबर 385 पे इसका फॉर्मूला एज इट इज मिलेगा, बुक में इक्वेशन फिजिक्स की, डोंट वरी, सीरीज को भी देख सकते हो, बुक को भी देख सकते हो, मिलेगा मतलब मिलेगा। चलो, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना, स्मॉल टेलीस्कोप था, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दे रखी थी ऑब्जेक्टिव की, दैट इज 140 सेंटीमीटर, क्या करूं मैं इसमें, आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों आपको,
5 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप बतानी थी, कब? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो इन्फिनिटी वाला केस हो गया, तो मैग्नीफाइंग पावर होती है F0 ओवर F कुछ भी नहीं करना, देखो है ना, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि भाई इस पर आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है एंड यू कैन सॉल्व गाइज। तो 28 आना चाहिए ना, ठीक है, 28 आना चाहिए ऑब्वियसली, मिल जाएगा बुक में डायरेक्ट। और इसमें कुछ है नहीं है ऐसी कोई बहुत बड़ी बात की भाई पता नहीं क्या हो गया, राइट। और ग्राफिकल क्वेश्चन भी मैंने बुक में दिए थे, बुक के उसी कंसेप्ट को मैंने सॉल्व किया था कि अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आएंगे ऐसे, एक ग्राफ से दूसरी ग्राफ बनाएगा तो क्या टेक्निक अप्लाई करनी है, ये भी बताया था मैंने। इसको आप और भी डायरेक्ट टेक्निक से बच्चों सॉल्व कर सकते हो, यूट्यूब पे भी डाल रखा है, बुक के अंदर भी है, राइट। चलो भाई 38 क्वेश्चन जल्दी से देख लिया जाए। क्या था सर इसमें? 38 में देखो भाई, एक ग्राफ आपको दे रखा था VT, अगर इसको आपको कॉन्सेप्ट नहीं आया तो देखो, ग्राफ स्टार्ट होता है 0 से 0 तक, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर आया ऐसे। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ वेलोसिटी 0 है और ये लाइन जो है इसका स्लोप जो है लेस देन 90 है, तो पॉजिटिव स्लोप है। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर इसको देखो तो ये जो एंगल है, जब भी ये वाली लाइन है, इसका एंगल थीटा 90 से ज्यादा है, तो उसकी स्लोप नेगेटिव है। VT ग्राफ है, अगर AT ग्राफ बनवाएगा ना बच्चों, तो बस कुछ नहीं करना था आपने, AT ऑप्शन को टिक करके आना था जस्ट। कैसे? अगर वेलोसिटी 0 है तो कुछ होना ही नहीं है भाई, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है, यहां से यहां तक, ये पॉजिटिव स्लोप है और ये स्ट्रेट लाइन है। बताया था मैंने आपको ग्राफ, पेज नंबर बता देता हूं आपको, 55 पे मैंने क्वेश्चन इस टाइप के कर रखे हैं। स्ट्रेट लाइन है, इसकी वेलोसिटी t पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी। डिफरेंशिएट करोगे तो ये dv ओवर dt, यानी इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि t1 हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये ग्राफ तुरंत पॉजिटिव स्लोप के साथ कांस्टेंट होगा, ऐसे दिखेगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना भाई, ये लाइन कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ये वेलोसिटी कौन सा, ग्राफ 0 होगा तो तुरंत नीचे आएगा, यहां तक 0 कर देगा अपने आप को। ध्यान से देखो, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, एक ही है, टिक कर सकते हो। फिर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव में जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, बस यही करना था, टिक, कुछ नहीं करना था, दिमाग ही नहीं लगाना था ज्यादा। आप चेक कर लो, टेक्निक बता रखी थी मैंने, पेज मेरी बुक के अंदर मिलेगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, क्या है उसकी कहानी, और वो भी बुक के अंदर था, उसका सेम फॉर्मूले डिपेंडेंट क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट एक्चुअली यू कैन से, राइट। 39 में अगेन बच्चों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से पावर से आ गया। 2 हीटर हैं जिनकी पावर रेटिंग दे रखी थी, P1 1 किलोवाट और P2 बच्चों आपको दे रखा है 2 किलोवाट, ये आपको दे रखी थी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। when they are first connected in series and they are connected in parallel, so the ratio of the power output for these two cases, power output आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। देखो अगर इनको सीरीज में कनेक्ट करोगे दोनों को, तो भाई सीरीज में जो होती है ना, वो P1 P2 ओवर P1 प्लस P2 वाले फॉर्मूले डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना। वहां पे मैंने टाइम वाला कॉन्सेप्ट लेकर सॉल्व किया था, ठीक है, सेम है, इसी से आता है वो भी, तो कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, पेज नंबर 284 में मिलेगा। तो अगर आप पैरेलल भी लिखेंगे तो बच्चों डायरेक्ट ऐड हो जाएगी P1 प्लस P2, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। अगर आप P1 P2 निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट पुट कर दो ना, बना दोगे यार आंसर, क्या बात कर रहे हो। P1 P2 दे रखा है, पुट करो यहाँ से PS, और इनका रेशियो निकालना है, आउटपुट जो मिलेगा PS ओवर PP पैरेलल, तो इनको अलग अलग निकाल लो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये पता होना चाहिए था आपको, बहुत लेंथी जानने की जरूरत है, पूरा एक्चुअल प्रोसेस यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भाई डायमेंशन से एरर से क्वेश्चन आने थे, आए हैं मतलब आए हैं, इजी आए हैं, और भी इजी आए हैं, राइट, लास्ट ईयर से भी इजी आए हैं, ठीक है। देखो भाई उसने बोला था कि फोर्स दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहा हूं, फोर्स दे रखा है अल्फा टी स्क्वायर बच्चों बीटा टी, ठीक है सर। फैक्टर विच इज डायमेंशनल लेस इफ अल्फा बीटा आर कांस्टेंट। अच्छा ऑप्शन दे रखे हैं, पहले अल्फा बीटा की डायमेंशन निकाल लेते हैं। अल्फा की जो डायमेंशन आएगी वो इसके इक्वल होगी, अल्फा आ जाएगा f बाई टी स्क्वायर, हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये होगा ml(t-2) बच्चों, और t तो है ही टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ml(t-4), राइट, टी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। बीटा अगर यहाँ से निकालोगे तो बीटा आपको दिख रहा है f बाई टी आ रहा है, तो ये ml(t-2) है, दैट इज t, तो इसको आप लिखेंगे ml(t-3) बच्चों, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। वो बोल रहे हैं कि इसमें डायमेंशनल लेस कौन सा है, तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा भाई। डायमेंशनल लेस बनाने के लिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे बच्चों, तो बीटा टी बाई अल्फा है, और बीटा की वैल्यू आई है आपकी ml(t-3), टी है, और अल्फा की वैल्यू ml(t-4), तो ये ml कैंसिल हो रहा है, -3 एक माइनस, ये तो नहीं है डायमेंशनल, इसमें बच रहा है टी बच रहा है, तो दिस इज नॉट। अल्फा टी बाई बीटा करो, अल्फा टी बाई बीटा करो, अल्फा कितना है ml(t)
-4 और टी लिख लेंगे और MLT -3, ये हो गया बिल्कुल राइट। देख लो आप, -3 कैंसिल, एक टी बचेगा यहाँ माइनस का, ये भी कैंसिल, ये डायमेंशनल लेस आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब ये मतलब आप खुद ही कर सकते थे, खुद ही, कुछ भी नहीं करना था भाई। क्वेश्चन नंबर 41 पेज नंबर 303 पे आपको मिलेगा, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन। डेटा चेंज हो रखा है, कुछ नहीं है, बुक में मैंने एज इट इज सॉल्व करके दिया था, चेक कर लेना बॉस। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहा हूं, बस कैलकुलेशन हो सकती है, और ये तो मैंने वहां बताया भी था आपको 100%। 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कनेक्टेड है ना, एक कैपेसिटर था और एक एसी से आपका कनेक्ट है, और एसी से कनेक्ट है तो 210 वोल्ट है, और जब ये नंबर में लिखा है तो ये VRMS है ऑब्वियसली, और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। सी दे रखा है दैट इज 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है, टेंशन नहीं है। उसने बोला पीक करंट बताओ, जो पीक करंट निकालना है तो पीक वोल्टेज चाहिए और इसका रिएक्टेंस चाहिए। पीक वोल्टेज कैसे निकालोगे, आपको पता है VRMS होता है V0/√2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, √2 टाइम्स V0 है 210, और बाई XC को आप 1/ωc लिख सकते थे बच्चों, ये जाएगा ऊपर, तो आप लिखोगे 210 √2 इंटू XC, ओमेगा को लिखोगे 2πf इंटू C, सब कुछ गिवन है बच्चों। फ्रिक्वेंसी 50, C भी दे रखा है, मल्टीप्लाई करना था, सॉल्व करना था, आंसर आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो करना है, जितना छोटा है उतना ही कैलकुलेशन वाइज आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है भाई लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, और पाई की वैल्यू 3.14 लेके सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 42 भी आपको पेज पे मिलेगा, 181 पेज पे, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट। हाँ, डेटा इसमें थोड़ा और एडिशनल है, बट फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, यंग मॉड्यूलस से रिलेटेड, राइट। चलो भाई 42 क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर 181 पे बुक के अंदर, यू कैन फिज के आपको मिलेगा। मेटालिक बार ऑफ यंग मॉड्यूलस बच्चों दे रखा था 0.5 इंटू 10⁻11, ठीक है। बस थोड़ा सा और दिमाग एडिशनल लगाना था, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत पहले यूट्यूब पे भी डाल रखे थे सॉल्व करके। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है अल्फा -5 पर डिग्री सेल्सियस। लेंथ बच्चों दे रखी थी 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉसन दे रखा है -3 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलो भाई, अब उसने बोला हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 100 डिग्री, यानी टेम्परेचर डिफरेंस 100 दे दिया उसने, ठीक है। सो विदाउट एक्सपेंशन इन और बैंडिंग द कंप्रेसिव फोर्स उसमें जो बनेंगे वो बताने हैं। तो भाई यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला यूज करो ना, क्या होता है सर, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, समझना भाई लोग, ठीक है। क्या पूछ रहा है भाई, तो फोर्स पूछ रहा है, तो यहाँ से मिलेगा ना फोर्स, तो यह आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और स्ट्रेन आपको बताइए डेल्टा L अपॉन L होती है, तो ये निकालना है अगर, तो हम लिख लेंगे Y इंटू L, ऊपर आ जाएगा तो A इंटू डेल्टा L बाई L, ये आएगा भाई, ध्यान से देखो, देखो Y गिवन है सर, ठीक है, एरिया गिवन है सर, डेल्टा L क्या है भाई, चेंज इन लेंथ नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा। L गिवन है सर 1 मीटर। बच्चों आपको डेल्टा L नहीं पता, चेंज जो एक्सपेंशन जो है वो नहीं पता, देखो एक्सपेंशन जब भी निकालना है ये हमेशा याद रखना है, अल्फा L डेल्टा T होगा, है ना, क्योंकि जो चेंज होगा लेंथ में टेम्परेचर की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है, और उसमें चेंज हुआ है टेम्परेचर का, और यहीं से टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा आएगा, ये अल्फा पता है, L भी पता है, डेल्टा T भी पता है, चेक कर लेंगे गाइस, सब कुछ पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट बता दिया मैंने, फॉर्मूला वही है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन वाला, बुक में डायरेक्ट इसके डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सब कुछ आपको डिटेल एनालिसिस मिल रही है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बच्चों आए थे, ना कि हम केवल सॉल्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, हम देख रहे हैं फॉर्मूले वाइज, हम देख रहे हैं बुक से कितने आए, हम देख रहे हैं बहुत ईजी कितने थे, बिना पेन चलाए कितने सॉल्व किए जा सकते थे, सब कुछ आपको मिलेगा जो आपकी कंप्लीट एनालिसिस आपको करके देगा, ना कि केवल सॉल्यूशन करके देगा, ठीक है, जो हर बच्चे के लिए जरूरी है, राइट। चलो भाई 43 का जो कंसेप्ट है ना, ऑलरेडी पेज नंबर 367 पे आई थिंक ये, हाँ 367 बुक के अंदर आपको मिलेगा इसका कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बहुत किए थे, बस यहाँ कंसेप्चुअली पूछ लिया है, ठीक है, बट फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग टू अ बैटरी थ्रू अ रजिस्टर, इफ I इज द करंट इन द सर्किट देन इज द गैप बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स होना चाहिए, ठीक है, इन द गैप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर एक कैपेसिटर है ना बच्चों, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस के साथ अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं बैटरी के साथ लेके, और एक कैपेसिटर है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात अगर कर रहा है वो करंट की, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटर के केस में C dV/dt लिखते थे ना हम लोग, देख लो आप, है ना, ये आपका पोटेंशियल का रेट हो गया चेंज होने का, और कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट होती थी आपकी। और जो यहाँ से जो नॉर्मल बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी, कंडक्शन करंट,
और एक चीज यहाँ पे अगर कंसेप्ट वाइज ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो ID एंड जो I बैटरी की करंट होगी वो सेम होगी, सेम होती है भाई, सेम इस केस में, ठीक है। तुमने बस यही देखना था समय, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज I, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लो इन द सेम डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ I, नहीं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन दिस एंड इन एनी डायरेक्शन, नहीं देयर इज नो करंट, नहीं करंट तो होगी ऑब्वियसली, है ना, केमिस्टर है भाई, एनर्जी स्टोर करेगा, चार्ज स्टोर करेगा, करंट होगी, तो इसका करंट मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लो इन द सेम डायरेक्शन ही करेक्ट होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, आपको कंसेप्ट इसका पता होना चाहिए। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर 2023 में भी आता है, तो मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल गया आपको कंसेप्ट वाइज। क्वेश्चन नंबर जो 44 है ना, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द कॉन्सेप्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, यानी अगर बच्चा पहले बार करना जाएगा तो उससे गलत होने के पूरे चांस रहने वाले हैं, पूरे चांस। तो ये धांसू क्वेश्चन माना जा सकता है अगर कंसेप्ट वाइज देखा जाए, घर आके दोबारा सॉल्व करोगे, दिमाग लड़ाओगे, बस उसने में तो फिर उतना टाइम नहीं होता है ना वहां पे, बट हाँ ये क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट ईयर भी मीटर ब्रिज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस से रिलेटेड, लास्ट ईयर भी 2023 में आता, इस बार भी आ गया, और उन्होंने प्रैक्टिकली डिपेंडेंट क्वेश्चन दिए हैं, मतलब वो इन पे फोकस कर रहे हैं, मतलब राइट। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, और अगर बैलेंसिंग कंडीशन हम चेक करते थे, अगर आपको याद हो बैलेंसिंग, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लिया, एक रेजिस्टेंस, मैं आपको पहले कंसेप्ट याद दिला देता हूँ, और एक रेजिस्टेंस बच्चों आपने यहाँ पे ले लिया, एक रेजिस्टेंस ये ले लिया, ऐसे होता था। तो ये रेजिस्टेंस ऐसी R1 है या R2 है या R3, हम रैंडमली कुछ भी मान सकते हैं। तो या तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होना चाहिए, तब बैलेंसिंग होती थी कि नहीं। लेकिन किसी भी सर्किट में नहीं दे रखा है, इसमें 10/15 है, 10/5 है ना। अगर मैं इन दोनों साइड वालों को मान के चलूँ ऐसे, R1/R3 और R2/R4 मान के चलूँ, तो इनमें किसी में भी इक्वल नहीं है। वो बोल रहा है कि चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव, है ना, जिसमें पॉसिबिलिटी है बैलेंस होने की, तो वो देखना था। सबसे पहले इसमें सबसे खतरनाक चीज उसने क्या दे दी, डायोड दे दिया, कि बच्चा बस देखेगा व्हीटस्टोन ब्रिज है, कुछ भी नहीं है, गलत हो गया जी, छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसे कर लेते हैं। भाई इसमें ना डायोड भी यूज कर रखा है, तो डायोड अगर फॉरवर्ड बाइजिंग में है बच्चों, वो भी देखना पड़ेगा, रिवर्स में है तो उस पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस के साथ वो कनेक्ट, उसमें करंट जा भी रही है कि नहीं। तो पहला जो है ना, इसमें अगर यहाँ पे एक बैटरी में कनेक्ट कर दूं, दिस इज, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके साथ डायोड ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। तो हमें पता है ये इधर माइनस टर्मिनल हो गया और इधर प्लस टर्मिनल हो, तो करंट इधर से आएगी, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बाइजिंग में जाएगा, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग जो होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, अगर कुछ होगा, अगर हम मान लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सीरीज में आ जाएगा, मतलब काम करेगा, एंड दिस विल बी इन वर्किंग, राइट। दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी देख लेते हैं। फिर दूसरे जो सर्किट है ना, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, ये नेगेटिव पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड माना जाएगा, लेकिन दूसरे में इसको रिवर्स कर दिया गया है, ऐसे रख दिया गया है ऐसे, तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड का, वो नेगेटिव वाले से कनेक्ट हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट सर्किट में, तो ये तो रिवर्स बायज हो गया, तो इसमें तो ये रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तो जब एक रेजिस्टेंस ही चला गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि 3 रेजिस्टेंस बचेंगे, दैट इज नॉट, पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी कि वहां व्हीटस्टोन ब्रिज बने भी, ठीक है, मतलब वहां पे बैलेंसिंग बने भी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन जो 3 है। अब नेक्स्ट डायग्राम में क्या किया उसने, इस वाली ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं, यहीं पे बार बार चेंज कर देता हूं। यहाँ पे डायोड को तो ऐसे ही लगा के रखा, लेकिन इसके अक्रॉस लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। तो अगर इसके अक्रॉस लगाओगे तो हमें पता है भाई, ये जो डायोड है वर्किंग है, ऐसे जब करंट जाएगी तो एक बिल्कुल कंडक्टिंग वायर की तरह यहाँ पे काम करेगा। या फिर ऐसे भी मान सकते हो, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, अगर होगा, अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस कुछ डायोड का होगा, तो पैरेलल में है, तो इस साइड का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये भी याद रखना है, ऐसे कम हो सकता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट सर्किट में क्या किया है बच्चों, नेक्स्ट सर्किट में बैटरी को रिवर्स करके लगा दिया, बैटरी को रिवर्स कर दिया, और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल इधर है, प्लस इधर है, ठीक है। और यहाँ पे डायोड को ऐसे ही रखा, डायोड को रखा उसने कुछ ऐसे, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस टर्मिनल माइनस से कनेक्ट हो गया, तो ये रिवर्स हो गया, ये तो खत्म हो गया ये तो, ठीक है, ये तो रिवर्स हो गया, ये खत्म हो गया। इसको तो आप दो तो आप हटा ही दो बच्चों, 2 हटा दो। अब एक फर्स्ट बचा और एक थर्ड बचा, अकॉर्डिंग टू माय पेपर, आप चेक कर लेंगे, मैंने डायग्राम आपको बता दिया है। इसमें क्या करोगे, देखो, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं पहले वाले को लूँ 10/15 और यहाँ पे ले लूँ 10 बाई नीचे जो भी रेजिस्टेंस होगा, लेट्स सी वहाँ पे R' होगा, तो 10/15 को आप कैसे लिखोगे, 10/15 को आप लिखोगे 2/3 और यहाँ पे लिखोगे 10/R'। बच्चों ये 2 ऊपर कम है और नीचे 3 ज्यादा है, अगर इसको बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे वैल्यू कम होनी चाहिए और नीचे इसकी ज्यादा होनी चाहिए। और पहले वाले सर्किट में जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइजिंग में है और वो 5 ओम के साथ
सीरीज में है, तो उन दोनों का रेजिस्टेंस अगर मैं मान लूँ इंक्रीज ही करेगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस जो आर डैश माना है, जो 5 के साथ डायोड कनेक्ट है ना, और इसका कुछ भी रेजिस्टेंस आर डी मान लो और इसका कुछ रेजिस्टेंस 5 है, ये बढ़ के इससे ज्यादा होना चाहिए, तब ये बैलेंसिंग पॉसिबिलिटी होगी। अगर ये रेजिस्टेंस 10 से ज्यादा होगा, क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे और ये कंडीशन बन सकती है। क्योंकि जो उसके पैरेलल में कनेक्ट है रेजिस्टेंस, उससे तो कम होगा, तो वो तो कम हो जाएगा, तो कम होगा, वो पॉसिबिलिटी कम है। तो दिस इज मे बी दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली, इसको आप चेक कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कंसेप्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है आपके पास वैल्यूज, तो आपने ऐसे ही डील करना है कि 2 कम 3 ज़्यादा 10 से ज़्यादा ही यहाँ होगा, तभी बैलेंसिंग होने के चांस बनेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की बात करेंगे बच्चों। 45 भी कॉन्सेप्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं था, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बच्चों 45 में अगर देखा जाए, आप ध्यान से देखेंगे, उसने बोला है कि एक शीट है इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। अगर एक शीट यहाँ पे दे दी है आपने, ठीक है, दिस इज ए शीट, और एक मैग्नेटिक पोल के सामने आपने हॉरिजॉन्टली रख दिया, फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द सीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। देखो बच्चों, अगर ये सीट मैग्नेटिक होगी और एक मैग्नेटिक पोल के सामने आपने इसको रखा होगा, लेट्स सी यहाँ पे एक मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल है मान लिया, ठीक है, इससे फील्ड ऐसे जाएगा और ये मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटाइज हो जाएगी ना भाई। और अगर हमने मैग्नेटाइज इसको इस तरीके से कर दिया कि नॉर्थ के पास यहाँ साउथ बन गया, तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाएगा इनके बीच। अट्रैक्शन होगा तो उनको सेपरेट करने के लिए फोर्स लगाना पड़ सकता है। तो उसने बोला फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द सीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक। हाँ, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि भाई अगर ये मैग्नेटिक है तो ये मैग्नेटाइज हो और इस यहाँ साउथ पोल बन जाए, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, तो उनको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उनको सेपरेट करने के लिए, या उनको एक दूसरे से टू होल्ड द सीट इफ इट इज मैग्नेटिक, राइट। या फिर अगर ये मान लो यहाँ पे चूंकि होल्ड करने के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ नॉर्थ पोल बन गया, तो ये रिपेल करेंगे तो उनको होल्ड करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे होल्ड करने के लिए बात कर रहा है, तो उसमें जो सीट है उसको होल्ड करना है, तो मैग्नेटिक कंडीशन में अगर वो है तो फोर्स तो चाहिएगा, तो ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, मैग्नेटिक होनी चाहिए। दूसरा है नॉन मैग्नेटिक में तो कोई होगा ही नहीं, मैग्नेट ही नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, इंडक्शन या कुछ भी आप मान सकते हैं, ऐसा कोई प्रोसेस होगा नहीं है, तो बी इज नॉट करेक्ट। एंड मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, है ना, तो फोर्स इज नीडेड टू मूव द सीट अवे, है ना, सीट को अगर दूर ले जाना है। अगर ये कंडक्टिंग है बच्चों, कंडक्टिंग है, करंट बनेगी तब भी मैग्नेटाइज हो सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, कंसेप्ट आप देख लेना, और लास्ट वाला नहीं माना जाएगा, मतलब आप मान के चले ए और सी, ठीक है, क्योंकि मूव द सीट अवे फ्रॉम दिस, अगर वो नॉन कंडक्टिंग है तो मतलब ही नहीं बनेगा भाई, करंट कैसे बनेगी वहां पे, ठीक है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है, तो स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब बच्चों जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, कहाँ पे क्या कंसेप्ट है, कौन सा बुक में किस पेज पे था, उसके सिमिलर नोट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 46 बच्चों। 46 को अगर हम देखें ध्यान से, प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड बाय ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। अगर पैरेलल प्लेट की जो प्लेट्स है ना, प्लेट 1, इनके बीच की लेट्स से इनिशियल डिस्टेंस डी, अगर इनको और पास कर दे तो नेक्स्ट डिस्टेंस डी डैश होगी, मतलब कम होगी, दैट इज लेस देन एक्चुअल डी। ये तो क्लियर है, तो उसका फर्क तो कैपेसिटेंस पे पड़ेगा 100%, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होती है गाइस, ठीक है, बिल्कुल होती है सर, और उसने डी को कम किया है प्लेट को पास पास लाके, ठीक है। देन चार्ज स्टोर्ड इन इट इज इंक्रीजेज, जो चार्ज स्टोर होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा भाई, चार्ज स्टोर होने पे क्या फर्क पड़ेगा अगर उसकी डिस्टेंस को हम इस तरीके से डिक्रीज कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से अगर आप देखें, डिस्टेंस को अगर डिक्रीज करोगे तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, ठीक है, डिस्टेंस को ये इंक्रीज करनी चाहिए कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज करेगी 100%, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल करेगी। और द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज, जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इसमें वो देख लेते हैं। तो बच्चों हाफ CV² होती है एनर्जी, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन यूज डायरेक्टली टू सी, और सी आपका इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, ये भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। वो डिक्रीज के लिए बात कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज के लिए बात कर रहा है, पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल V इक्वल टू V बाई डी है, तो V आपका आ जाएगा E इंटू डी, और जो E होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, और सिग्मा को आप लिखते हैं चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस पे आपने ध्यान देना है, एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे मीडियम को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों चार्ज के ऊपर डिपेंड है, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। चार्ज को हम लिखते थे Q इक्वल टू CV, और V आपका E और V बोथ आर कनेक्टेड, V पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। अगर C इंक्रीज कर रहा है, चार्ज इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, चार्ज इंक्रीज करना चाहिए, ओके।
सो चार्ज अगर ई इंक्रीज करेगा, ई इंक्रीज करेगा और आपका डी डिक्रीज कर रहा, तो वी आपका कांस्टेंट रह जाएगा, वी आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेज, यानी Q इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है। तो Q इंटू वी, अगर Q इंटू वी ले तो भाई Q जो V है, V क्या कर रहा था बॉस, V कांस्टेंट था आपका, ठीक है, और चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा था तो इंक्रीज करेगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द वोल्टेज ऑल्सो इंक्रीजेज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज डिक्रीजेज, वी सेम रहेगा, ये गलत हो गया आपका, ठीक है, ये गलत हो गया। ए और सी डी ई, ए सी डी ई है ऐसा कोई, ए सी डी, द रेशियो, रेशियो मैंने देखा नहीं, द रेशियो ऑफ द चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, नहीं ये भी गलत हो गया, यानी ए सी और ई ये आपका करेक्ट होना चाहिए, ए सी ई आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। चलो बच्चों नेक्स्ट समझ गए होंगे, बेसिक सा क्वेश्चन, मतलब फंडामेंटली आपको यूज करना आना चाहिए। 47 देख लेते हैं। 47 का कंसेप्ट एज इट इज ग्राफ देके मैंने दे रखा था क्वेश्चन, पेज नंबर 200 आपको मिल जाएगा बुक के अंदर, यूकेन फिजिक्स की डन डनाडन मिलेगा, और मैंने बहुत सारे ग्राफ वहाँ ऑलरेडी इसलिए दिए थे कि क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होंगे बच्चों, और ये उसको आप ऐसे पढ़ के भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है। चलो भाई 47 देख लिया जाए। 47 में बस ये वीटी ग्राफ वहां पे मैंने दिया था। वीटी ग्राफ अगर कुछ भी ऐसा बनाओ बच्चों, जब वीटी ग्राफ है ना, तो हमें पता है जो प्रेशर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप के, ध्यान से। तो अगर वी ऊपर वाई पे लिखा है, टी इधर लिखा है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका प्रेशर कम होगा, यानी ये अगर ग्राफ 1 है, ये 2 इसकी स्लोप ज्यादा है, उसका प्रेशर कम होगा, जिसकी कम है उसका ज्यादा, यानी यहाँ पे P1 ग्रेटर देन P2 है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ टी दे रखे हैं, यहाँ वी, तो उसका उल्टा हो जाएगा ना भाई। तो 3 ग्राफ आपको दे रखे हैं, उसका रिवर्स कर देना यार, जिसकी स्लोप ज्यादा वही ज्यादा होगा, यानी P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, क्योंकि टी यहाँ पे आ गया, वी यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डोंट वरी, कुछ नहीं करना था। 48 क्वेश्चन नंबर 48 विदाउट पेन यू कैन सॉल्व, और ये कंसेप्ट भी, फॉर्मूले भी मैंने आपको पेज नंबर 367 पे आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको बताया था, उससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 क्वेश्चन हमें मिल गए, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला और एक ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक। 48 में बच्चों कुछ नहीं करना है, पढ़ना है और डायरेक्ट ट्रैवल मतलब इसको टिक करना है। प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रही है उनकी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें करेक्ट नहीं है। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। द ट्रैवल दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 1 बाय स्पीड इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो दिस इज व्हाट, कि उसकी जो स्पीड होती है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट म्यू इक्वल टू आप सी बाई वी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप वी की बात करेंगे तो सी बाई सी होना चाहिए, एंड दैट इज म्यू, और म्यू को बच्चों आप लिख सकते हो ऑब्वियसली म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म, नहीं यूनिफॉर्म स्पीड से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, दे आर ट्रांसवर्स, बिल्कुल ट्रांसवर्स होते हैं, बट यूनिफॉर्म स्पीड से वो ओरिजिनेट नहीं होती है, एंड दिस इज नॉट ट्रू, है ना, दिस इज नॉट ट्रू गाइस, यही आपका आंसर होगा, आप इसको प्लीज चेक कर लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 49 देख लेते हैं बच्चों, इसका कंसेप्ट भी कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, ये होना चाहिए 323 पेज के अंदर, बट वो फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज नहीं करोगे, इसमें बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, लेट्स सी। तो भाई लोग क्वेश्चन नंबर 49 में अगर हम ध्यान से देखें तो उसने बोला कि एक बार आयरन बार है, ये है इस तरीके से, जिसकी लेंथ L है, लेट्स ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियल M है, उसको हम लिखते हैं इसका डायपोल पोल स्ट्रेंथ इनटू उसकी लेंथ, पोल इसकी पोल स्ट्रेंथ होगी प्लस और माइनस इसकी होगी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, कूल। इट इज बेंट एट द मिडिल of its length such that the two arms makes an angle 60 degree with each other, तो ओके 60 डिग्री का एंगल मिडिल पे बेंड करना है, बिल्कुल मिडिल से, और ऐसे बेंड कर दो उसको, ऐसे, मतलब ये ऐसे दिखेगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे समझो, देखो मिडिल से अगर आपने बेंड कर दिया तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये एंगल बन गया 60 डिग्री, तो मिडिल पे है तो ये भी L/2 और ये एक एंगल 60, दो सेम है तो ये भी सेम ही होगी साइड, दैट इज ऑल्सो L/2। और हम डिस्टेंस हमेशा मोड़ने के बाद नॉर्थ टू साउथ लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो द L इफेक्टिव डिस्टेंस। तो नया डायपोल मोमेंट जो निकालोगे बच्चों वो L इफेक्टिव और इंटू उसकी पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो L इफेक्टिव L/2 है इंटू M, और आप देख सकते हो M इंटू L/2, और ये ओरिजिनल है दैट इज कैपिटल M, तो M/2 हो जाएगा। तो नाउ यू कैन सी, यानी इस तरीके से बेंड करने पे इनिशियल का हाफ हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये तो ऐसे भी कर सकते थे आप डायरेक्ट ही, ठीक है। इसमें डायरेक्ट वो अगर ये सर्कुलर फॉर्म में ऐड होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था शॉर्ट ट्रिक वाला। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट आपका है और ये भी एसएसएम से रिलेटेड है। इसका फॉर्मूला पेज नंबर 238 पे एज इट इज मिलेगा, आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों बात ऐसी है, इफ द मास ऑफ द बॉब इन सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस, तो सिंपल पेंडुलम का लिख तो लो अंडर रूट टी यानी T इक्वल टू एल बाई जी, तो आप देख सकते हो ये कांस्टेंट हो गया पूरा पूरा, ठीक है। और जो टेंशन है वो केवल डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एल पे और जी पे, तो अंडर रूट एल पे डिपेंड कर रहा है, या फिर आप अगर उसको कांस्टेंट मानेंगे तो अंडर रूट ऑफ जी पे डिपेंड कर रहा है इनवर्सली, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस कर रहा है। तो ये फॉर्मूला डिपेंडेंट बहुत क्वेश्चन मैंने बुक में दिए थे, पेज नंबर मैंने आपको बता दिया है। तो उसने बोला मास को इंक्रीज कर रहा है, अगर पेंडुलम के मास को वो m डैश करके 3 टाइम्स कर दे ओरिजिनल से, तो भाई ये तो मास पे डिपेंड ही नहीं करता, तो मास से तो कोई टाइम पीरियड में चेंज नहीं आने वाला। तो आगे बढ़ते हैं। इट्स लेंथ इज मेड हाफ, अगर उसके लेंथ को हाफ कर दे l डैश l/2 पक्का चेंज होगा। देखो t1 इनिशियल t2, तो अंडर रूट में लिखेंगे l1 ओवर l2, यहाँ पुट कर दो उसको, आगे आंसर रूट 2 के टर्म्स में ही आएगा ऑब्वियसली, तो आ जाएगा आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। क्योंकि ये t दे रखा है, t2 पूछा है, अंडर रूट l मान लो l/2, 2 ऊपर जाएगा, आंसर आ गया बच्चों, तो t2 आपका आ जाएगा। चेक कर ले आप वेरी वेरी क्लियरली, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सो हो जाएगा आपका आंसर। सो देन द वैल्यू ऑफ x पूछा है ना। अच्छा, द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल, यानी t2 की वैल्यू दे रखी है, t2 की वैल्यू दे रखी है x/2 टाइम्स, ठीक है, x/2 टाइम्स दे रखी है ओरिजिनल से, यानी ये तो बस हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो t/t2 अंडर रूट ऑफ 2, और ये दे रखी है t बाई दैट इज x/2t, यानी 2 ऊपर जाएगा और नीचे x इंटू टी, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, t से t कैंसिल बच्चों, तो x आ जाएगा आपका 2/√2, रेशनलाइज कर लेंगे, दिस इज योर √2 ही आएगा x का वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू पूछी है बेसिकली, तो ये आप कर लेंगे। मतलब ये था आपका, ये थे आपके 50 क्वेश्चंस बच्चों। अब आप ध्यान से देख लो, सारे क्वेश्चन आपके सामने है, सारी कैलकुलेशन। हाँ मैं मानूंगा कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे, बट मैंने आपको बताया भी था कि भाई एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन इजी कैटेगरी के आएंगे, मतलब ये मैंने बताया था। बाकी 15 क्वेश्चन का आप बहुत लेंदी बिल्कुल भी नहीं थे, आप सब देख सकते हो। 1-2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन लिटिल बिट थी, बट बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं थे, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग थे कुछ क्वेश्चंस, बट 30 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर सकता था। अगर मैं बहुत रद्दी हालत में मान के चलूं, जो महा इजी क्वेश्चन थे बच्चों, बिल्कुल इजी, जिनमें कोई पेन नहीं चलाना था, 20 थे। मैं रद्दी सिचुएशन की बात कर रहा हूं, और बच्चे ने अगर थोड़े से कंसेप्ट भी पढ़ रखे हैं तो वो 25 से 30 क्वेश्चन इजीली करेगा। मतलब जो 100 मार्क्स की लड़ाई थी वो ले सकता था, आपके छूट गए वो अलग बात है ना। आपने इस सब्जेक्ट को टाइम नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन मैं कंसेप्ट वाइज बात कर रहा हूं, जो हमने पढ़ाया था, जो आपने पढ़ा था, या किसी नहीं बच्चे ने कहीं से भी पढ़ा था, और जो बुक से क्वेश्चन आए 25 से 26 फॉर्मूला बेस्ड एज इट इज, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो बुक से है। अगर आपने सारी एक्सरसाइज सॉल्व करी होती, सारी एक्सरसाइज ढंग से जो मैंने सीरीज बनाई थी बच्चों, उनको भी देखा होता, 100% आपकी हेल्प होती। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सिमिलर टाइप करके जाते हैं तो हमें तरीका पता होता है कि कैसे सॉल्व करना है, और यही होता है कॉम्पिटिशन। डिक्टो तो आप बिल्कुल छोड़ ही दो, कॉपी पेस्ट कभी नहीं होता बच्चों, और वो दिमाग में मानना भी मत, ठीक है। बट डिक्टो जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मतलब होता है जो PYQs रिपीट हो गया, शॉर्ट ट्रिक डिपेंडेंट क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, उनको आप डिक्टो फटाफट उड़ा के आ सकते हैं, ठीक है। बट ये तो कंसेप्चुअली भी इतने आसान थे, आप कर सकते थे। तो मैंने तरीका आपको बता दिया बच्चों, सारे क्वेश्चंस कितने कहां से आए हैं, और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप इनको रखो अपने पास, एनालिसिस देखो इनकी, करो, और अपने प्रैक्टिस पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करो गाइस, है ना। आप फ्रेशर हैं अगर बिल्कुल और देख रहे हो आप, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बहुत अमेजिंगली ये बुक और ये कोर्स जो मैं आपको देने वाला हूं, ये स्टार्टिंग से ही अगर इसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका यूज करते हैं, तो बच्चों आपके सामने है रिजल्ट, ठीक है। ये आपको हैबिचुअल बना देगी, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। कंसेप्ट तो हमने सीखना ही है बेसिक से एक अच्छे लेवल तक, और हमें उस टाइप के क्वेश्चंस के साथ रहना जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में। दैट्स वाज द रीजन कि ये बुक आपकी बनाई गई थी, और ये कोर्स बहुत बेसिक से डिजाइन किया गया था यूकेन फिजिक्स का, अमेजिंगली। बच्चों टेंशन नहीं लेने का, एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, जिसका अच्छा गया, जो भी गया, अभी रिलैक्स करो, आराम से 3-4 दिन लो, रेस्ट करो, कुछ किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, हो गया, दैट्स इट, हो गया। बस 4-5 दिन के बाद फिर से देख लेना, एक बार अपने आप से बात करना, एनालिसिस करना कि मैं अब आगे क्या करूं, अगर मेरा पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया है तो मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस गलतियों को ढूंढो, उन पर काम करो, और अभी से रेस्ट लेके आराम से अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट करो। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग पता है अपने बारे में, आपको बेस्ट पता है, ठीक है। तो ये मेन करना होता है, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, कोई
रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई किसी को नहीं, बस टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योरसेल्फ एंड टेक अ बेटर डिसीजन फॉर यू, राइट। आपको पता है सब कुछ, आपने हर चैनल से आपने अपनी की भी मैच करा ली होगी, एनालिसिस भी देख ली, हमने एक बेस्ट तरीके से एनालिसिस कर दी कि हमारी बुक क्या करेगी आपकी हेल्प, हमारे कोर्स क्या आपकी हेल्प करेंगे, और आपको क्वेश्चंस को कैसे डील करना था, कैसे क्वेश्चन आए, लेवल अप क्या था क्वेश्चन का, सब कुछ मैं इंडिविजुअली भी सब बना के शॉर्ट्स में डाल दूंगा, वो आपको मिल भी जाएंगे, कितने क्वेश्चन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, सब कुछ, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है वो सब डाल दूंगा। अभी रेस्ट करो बस आप मस्त तरीके से, किसी की बात नहीं सुननी है, कोई परेशानी नहीं लेनी है, कुछ नहीं होता है, जस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है। जितने ज्यादा फेल होगे उतना ज्यादा सीखोगे, टेंशन मत लो यार, ये सब चलता रहता है, ठीक है ना। सब कुछ आपके माइंड पे डिपेंड है ना। बी कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी टेक केयर एंड अपना रेस्ट करो, मस्त एकदम जाओ, खेलो, अपने दोस्तों से मिलो, मस्त, कोई वो पुराने जमाने में नहीं चले जाना है कि लाइक बैठ गए जाके और मतलब एकदम सदमे में चले गए, समथिंग लाइक दैट, वो अब कुछ है नहीं है ना। या आप जैनजीज हो, आप लोग है ना, आपका टेक्नोलॉजी के ज़माने में हो यार आप लोग, आपका माइंडसेट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, सुपर पावरफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशन देखो होते हैं यार, इंसान के होते हैं, बट उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, ठीक है। टेक केयर, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। एंड ये कोई बस एक क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन नहीं था, एक एनालिसिस भी थी कंप्लीटली कि कैसे क्वेश्चन आए थे और आपको क्या इसमें सीखने को मिल सकता है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।